ओके। तो कल हम लोग क्या किए थे, कल हम लोग ADO.NET के थ्रू ये पर्टिकुलर क्वेरी लिख के इसका आउटपुट ला के ये लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिए थे। तो एक बार मैं क्विकली रन कर देता हूँ जिससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको मैं रन किया, यहाँ पे उसने कनेक्शन क्रिएट किया, यहाँ पे इसने कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन को ओपन किया, क्वेरी का टेक्स्ट बनाया, फिर कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर वो कमांड को एग्जीक्यूट रीडर से एग्जीक्यूट किया। बिकॉज ये सेलेक्ट की क्वेरी है तो इसके लिए एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू जाएंगे हम लोग। एग्जीक्यूट रीडर एग्जीक्यूट किया, डेटा यहाँ पे रीडर में आ गया। अब जब जब रीड फंक्शन कॉल करेंगे तो एक एक रिकॉर्ड रीडर में आते जाएगा। तो यहाँ मैंने लूप में रीड रिकॉर्ड को कॉल किया, पहला रिकॉर्ड रीड हुआ, फिर दूसरा रिकॉर्ड रीड हुआ और ये लिस्ट यहाँ पे आगे लिस्ट में ऐड हो गया। फिर ये तीसरा रिकॉर्ड रीड हुआ और यहाँ पे आगे ये लिस्ट में ऐड हो गया। तो फाइनल लिस्ट के अंदर मैं चेक किया तो लिस्ट का काउंट मेरे को 3 मिल गया। अब मेरे को करना क्या है, ये लिस्ट का काउंट तो मेरे पास आ गया, ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। हर ऑब्जेक्ट के लिए मेरे को स्टोर प्रोसीजर कॉल करना है, जो कि ये वाला स्टोर प्रोसीजर है जो हम लोग बना के रखे। तो करेगा ये वाले स्टोर प्रोसीजर का काम क्या है, ये स्टोर प्रोसीजर का काम है इंसर्ट करना। तो ये स्टोर प्रोसीजर में कॉल करूँगा, उसको एक एक ऑब्जेक्ट से वैल्यू दे दूंगा, ये ले जाएगा दूसरे टेबल में इंसर्ट मार देगा। तो कैसे करना है, स्टोर प्रोसीजर के लिए थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर सेम कोड जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, वैसे ही कोड रहेगा। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है ना, वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन को ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करने से पहले उसको क्लोज कर देने का, फिर ओपन करने का, अगर लगे तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन को ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरी क्वेरी बनाऊँगा। तो अब की बार मैं क्वेरी नहीं बनाने वाला, अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, स्टोर प्रोसीजर लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे लिया वेयर SP नेम, जो अपना SP का नेम है ना, वो यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेने का। तो मेरा SP का नेम क्या है, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर का नेम है। तो ये SP का नेम मेरा हो गया, ये स्टोर प्रोसीजर का नेम, ठीक है। तो ये इतना एक वेरिएबल में डाल के रख लिया मैं। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मेरे को उसके बाद ये SP को एग्जीक्यूट करना है। तो ये SP को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा कमांड का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कमांड का ऑब्जेक्ट, तो ये जो था ये कमांड के लिए था, तो अनदर कमांड का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आके बना सकते हैं, या वही कमांड के ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। या तो नया बनाओ या उसको इनिशियलाइज करो, बात सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल लिए तुमने, उसमें लिखे I = 10, ठीक है। अब तुमको I और तुमने 10 को यूज़ कर लिया, अब तुमको क्या करना है, 20 स्टोर करना है। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, J नाम का एक वेरिएबल लेके 20 लिख दो, या I को ही 20 असाइन कर दो। मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग आइदर वे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल एग्जिस्टिंग को यूज़ कर लो। तो ये जो एग्जिस्टिंग को मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। तो यही ऑब्जेक्ट को मैं वापस लिया, यहाँ पे आके लिख के इसको फिर से इनिशियलाइज करूँगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या लिखा था, यहाँ पे मेरा एरो देखो, कमांड = न्यू SQL कमांड। यहाँ पर भी आगे मैं क्या लिखूँगा, कमांड = न्यू SQL कमांड। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को पहला क्या बताना होता है, यहाँ पे ये वाला यूज़ करता हूँ मैं, कहाँ गया ये। तो पहले कमांड टेक्स्ट बताना है, फिर क्या बताना है, कनेक्शन। तो कमांड टेक्स्ट तो अब स्टोर प्रोसीजर हो गया, अब क्वेरी नहीं है। तो SP नेम लिख दिया उसकी जगह, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, जो कनेक्शन था वही कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एक चेंज यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, कमांड डॉट कमांड टाइप। अगर मैं कोई भी कमांड टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कमांड की टाइप होती है क्वेरी। क्या बोला मैं, अगर मैं कोई कमांड टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कमांड की टाइप क्या होती है, क्वेरी। लेकिन क्वेरी के अलावा अगर मेरे को लेना है, स्टोर प्रोसीजर लेना है, तो मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर लूँगा। तो इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कमांड टाइप डॉट, देखो कमांड टाइप एक टेबल का नाम भी हो सकता है, एक स्टोर प्रोसीजर का नाम भी हो सकता है, और टेक्स्ट भी हो सकता है। टेक्स्ट मतलब क्वेरी, डायरेक्ट टेबल मतलब डायरेक्ट टेबल का नाम, जैसे एम्प्लॉय लिख दिया और डायरेक्ट टेबल कर दिया तो भी एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ जाता है। लेकिन हम लोग वो यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट टेबल या फिर स्टोर प्रोसीजर। तो हम लोग ये केस में क्या है, स्टोर प्रोसीजर। समझा? ये एक लाइन सिर्फ स्टोर प्रोसीजर के लिए यहाँ पे बढ़ जाती है, जो कमांड ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा ऐड होती है। तो जब भी तुम स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करोगे तो कमांड की टाइप तुमको कमांड टाइप = स्टोर प्रोसीजर स्पेसिफाई
करना पड़ेगा, और नहीं स्पेसिफाई करोगे तो वो टेक्स्ट लेगा। टेक्स्ट का मतलब क्वेरी। तो जब हम लोग ऊपर एग्जीक्यूट किए थे तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लिया। लिख भी सकते हैं हम लोग एक्सप्लिसिटली के टेक्स्ट लेना चाहिए, लेकिन जो है जब डिफॉल्ट वही यूज़ कर रहे तो मैं अननेसेसरी एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों लिखूंगा, तो वो खुद से ले लेता है। जब अभी मेरे को लिखना स्टोर प्रोसीजर था तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब ये बन गया कमांड, ये कमांड जो है स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाता है अपना, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, अब आ जाता है अपना यहाँ पर कमांड के बाद, कमांड के अंदर हम लोग को पैरामीटर्स डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड के अंदर कोई पैरामीटर, ये कमांड कैसा है, ये स्टोर प्रोसीजर को पैरामीटर लगने वाला है, तो इसमें पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो पैरामीटर कैसे डालते हैं देख लो। पैरामीटर डालने के लिए लिखने का कमांड डॉट पैरामीटर्स, ये कलेक्शन है। पैरामीटर्स, जब भी .NET के कोई भी प्रॉपर्टी की एंडिंग में एस लगा रहेगा तो समझ जाना वो कलेक्शन है, मतलब वो मोर देन वन वैल्यू कंटेन करने वाला है, कलेक्शन कंटेन करने वाला है। तो ये कलेक्शन है। तो देखो इसका टाइप क्या है, ठीक है, पैरामीटर कलेक्शन। तो ये कलेक्शन है। डॉट कलेक्शन है तो ऐड करेंगे, कलेक्शन है तो ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, पैरामीटर का, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, एक आता है फंक्शन ऐड विथ वैल्यू, वो ले लेते हैं हम लोग ये। तो इसमें अपन पैरामीटर का नेम भी बता देंगे और उसकी वैल्यू भी बता देंगे, पैरामीटर का नेम भी बता देंगे और उसकी वैल्यू भी बता देंगे। तो वो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा। तो पैरामीटर का नेम क्या है, पैरामीटर का नेम है तो यहाँ पे पैरामीटर का नेम हम लोग ने लेके रखा है, इधर से आगे चेक कर लेने का। तो पहले पैरामीटर का नेम क्या है, आईडी, तो एज इट इज यहाँ पे आगे लिखने का आईडी। फिर उसकी वैल्यू, जो उसकी, अब देखो उसकी वैल्यू कहाँ से आने वाली है, आईडी कहाँ से मिलेगी, इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी, बराबर। तो मैं यहाँ पे आया, इसको यहाँ लिखने की जगह मैं इसको यहाँ लिख दिया। अब ये एम्प्लॉय में फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा ई में, तो ई से जो आईडी रहेगा वो उसकी वैल्यू। ये हो गया पहला पैरामीटर। सेम कॉपी किया, पेस्ट किया, दूसरा पैरामीटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, अच्छा 4 ही है, 5 डाल दिए। ये 2 बार एक्टिवेट हो गया क्या, ये तीसरा आ गया डिपार्टमेंट आईडी, चौथा यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट आईडी, और ये लाइन हो गई डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे नेम में नेम आएगा, डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट आईडी आएगा, और उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी में प्रोजेक्ट आईडी आएगा। ये हो गया, ये पैरामीटर ऐड हो गया ये लूप से। और जैसे ही पैरामीटर ऐड हो गया तो ये कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट भी मार देने का। तो हाँ, जितने बार लूप चलेगा उतने बार क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर चलेगा अलग अलग वैल्यू के साथ में। तो यहाँ पे आगे मैं लिखा कमांड डॉट एग्जीक्यूट। अब देखो ये जो स्टोर प्रोसीजर है ये क्या करने वाला है, इंसर्ट करने वाला है। तो ये नॉन क्वेरी हुआ। अगर ये डेटा लाने वाला होता तो हम लोग क्या लिखते, अगर स्टोर प्रोसीजर से डेटा आने वाला होता तो हम लोग क्या लिखते, सही बोलो क्या होगा, रीडर, तब हम लोग रीडर लिखते। अभी ये कुछ डेटा नहीं लेके आने वाला है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन क्वेरी। तो मैं लिखा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये ऐसा लूप में हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे और एंडिंग में आके कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये जो कमांड, मतलब ये जो कमांड का ऑब्जेक्ट बना है ना, एसपी नेम तो वही रहने वाला है, खाली पैरामीटर जो है इसमें चेंज होंगे। तो जब पैरामीटर अपने, अच्छा इसको भी अंदर ही डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ डाल देता हूँ, ऐसा कर सकते हो। उससे क्या होगा, हर बार मेरे को फिर ये पैरामीटर का कलेक्शन एम्प्टी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो लूप चलते रहेगा, हर बार वो आईडी हर बार ऐड करते चले जाएगा। और इसको न्यू बनाएंगे तो क्या होगा, हर बार न्यू, हर लूप के लिए नया बनेगा तो खुद ब खुद सब खाली हो जाएगा। तो हर लूप के लिए आएगा, ये एसपी नेम लेगा, एसपी नेम लेके नया कमांड बनाएगा, टाइप सेट करेगा, टाइप सेट करने के बाद क्या करेगा, आईडी ऐड करेगा, नेम ऐड करेगा, डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे जो करंट
करंट एम्प्लॉय की वैल्यू है वो ऐड करके उसको एग्जीक्यूट मार देगा, वो वैल्यू चली जाएगी। फिर दूसरे एम्प्लॉय के लिए आएगा, फिर नया कमांड को ऑब्जेक्ट बनाएगा, पहला वाला डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नया कमांड को ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आईडी नेम ये ऐड करेगा, उसकी नई वैल्यू लेगा सेकंड एम्प्लॉय की, फिर थर्ड टाइम आएगा फिर थर्ड एम्प्लॉय की। तो 3 बार ये एग्जीक्यूट करेगा सेम स्टोर प्रोसीजर को विद डिफरेंट वैल्यूज। तो 3 इंसर्ट वहाँ पे बन जाएगा। तो इसको चला के देख लेते हैं हम लोग कैसा चल रहा है ये। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आगे कनेक्शन ओपन किया, क्वेरी क्रिएट हो गई, क्वेरी क्रिएट होने के बाद एग्जीक्यूट रीडर के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आगे क्या हो गया, एम्प्लॉय का कलेक्शन क्रिएट हो गया। एम्प्लॉय का कलेक्शन क्रिएट होने के बाद 3 रिकॉर्ड ये एम्प्लॉय के अंदर आ गए, मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड आ गया। ये 3 रिकॉर्ड यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है जो मेरे को एम्प्लॉय टेबल से मैंने उठा लिया। एम्प्लॉय टेबल से वो रिकॉर्ड उठाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैं स्टोर प्रोसीजर का नेम स्पेसिफाई कर दिया। स्टोर प्रोसीजर का नेम, अब ये पहले एम्प्लॉय का डेटा, तो देखो ये पहला एम्प्लॉय का डेटा मेरे पास आ गया, तो ये पहले एम्प्लॉय का डेटा। अब ये पहले रिकॉर्ड के लिए क्या करेगा, नया कमांड बनाया, कमांड की टाइप सेट किया, पैरामीटर में आईडी में 1 ऐड किया, यहाँ पे नेम के अंदर फातिमा मोमिन ऐड किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 3 ऐड किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी 1 ऐड किया। ये ऐड हुआ, एंडिंग में जाके क्या करना है मेरे को, एग्जीक्यूट। तो जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूट कमांड चलेगा तो वो स्टोर प्रोसीजर ये पैरामीटर लेके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चेक करते हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या है, बोल रहा है कनेक्शन तुम्हारा ऑलरेडी ओपन है जो कि डेटा रीडर से एसोसिएटेड है, तो इसको पहले क्लोज करो, फिर उसको तुम वापस ओपन करो, जो मैं बोल रहा था कि मतलब इसको वापस ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके जब अपने एम्प्लॉय का काम हो गया है तो लिखने का कनेक्शन डॉट क्लोज, और यहाँ आने के बाद, इधर आने के बाद वही कनेक्शन को वापस से ओपन। ठीक है, वापस से करता हूँ मैं। यहाँ पे आया, F10 किया, F10 करने के बाद यहाँ पे आके क्वेरी बना दिया, 3 रिकॉर्ड यहाँ से निकाल के लेके आएगा, लूप चला, लूप चलने के बाद ये लास्ट थर्ड रिकॉर्ड आया। थर्ड रिकॉर्ड आने के बाद एम्प्लॉय की लिस्ट में यहाँ पे मेरे पास 3 डेटा आ गया। उसके बाद मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। कनेक्शन क्लोज होने के बाद कनेक्शन को वापस ओपन किया, वापस ओपन करके फिर एम्प्लॉय को रीड करना शुरू किया, नया कमांड बनाया, कमांड की टाइप सेट किया, 3 पैरामीटर ऐड किया, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट तो एक एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरा जो टेबल है, ये वाला जो टेबल है जिसमें मैं डेटा डाल रहा हूँ, बैकअप का टेबल जो मैंने ट्रंकेट कर दिया था, उसको मैं क्वेरी करके देख लेता हूँ। तो उसको क्वेरी कैसे करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ओ शिट, आ गया सेम रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद दूसरा लूप चलेगा, देखो सेकंड कमांड आया, सेकंड पैरामीटर, सेकंड, फिर एग्जीक्यूट, दूसरा रिकॉर्ड 1 बाय 1 ऐड हो रहा है। ये किससे ऐड हो रहा है, स्टोर प्रोसीजर से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, उससे रीडर बनाते हैं, रीडर से एक एक रिकॉर्ड निकालते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट पे लूप चलाते हैं और वो हर ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर प्रोसीजर को वैल्यू देते हैं। स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर में लेके जाता है, पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर में इंजेक्ट करता है, वो पैरामीटर जाके इंसर्ट की क्वेरी में जाते हैं और इंसर्ट हो जाते हैं। ये पूरा फ्लो है उसका। तो अगर यहाँ से तुम समझोगे, तो अगर यहाँ से मैं बताना शुरू करूँ, ये क्वेरी हम लोग बनाते हैं, ये क्वेरी बना के हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करके रीडर में डेटा लेते हैं, फिर रीडर से 1 बाय 1 करके रीड करते हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 करके रीड करके एक लिस्ट में डाल देते हैं। वो लिस्ट में 3 रिकॉर्ड आ गया, तो मेरा डेटा SQL से .NET के अंदर आ गया, एक प्रोसेस खत्म। अब ये डेटा को मेरे को वापस SQL में भेजना है, वापस SQL में भेजना है। तो मैंने कनेक्शन क्लोज किया और एक SP बनाना ट्राई किया। तो यहाँ पे आया, SP बनाया। ये SP के अंदर क्या लिखा हूँ मैं, ये SP के अंदर लिखा हूँ मैं कंट्रोल R। ये जो नीचे का विंडो आता है, कंट्रोल R प्रेस करोगे तो हाइड हो जाता है वो। तो ये यहाँ पे आके क्या लिखा हूँ मैं, ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर, ये मेरा स्टोर प्रोसीजर है। ये स्टोर प्रोसीजर के अंदर मैंने ले लिया इतने पैरामीटर्स। ये पैरामीटर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है एक इंसर्ट कमांड। तो ये इंसर्ट कमांड के थ्रू क्या होगा, जो भी पैरामीटर यहाँ पे आएगा ये इंसर्ट कमांड को दे देगा। इंसर्ट क्या कर देगा, टेबल में डाल देगा। तो ये स्टोर प्रोसीजर रेडी किया। फिर यहाँ पे आके
ये लूप चला के हर एक रिकॉर्ड के लिए वो स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल किया, तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल हो रहा है हर एक रिकॉर्ड के लिए। क्लियर है ये? तो ये एकदम सिंपल सा कोड था जो स्टोर्ड प्रोसीजर को ऐड करता है। अभी तुमको कोड देख के लगता होगा अभी ये सब रिपीटेड कोड है। अब अगर तुम 50 पैरामीटर बनाओगे तो ये 50 बार आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हार्ड कोड कर दिया, ये इसमें सीखना तो एक ही लाइन है ना, ये एक लाइन सीखने वाली है, ये एक लाइन सीखने वाली है, बाकी सब जो है वो रिपीटेड कोड है जो कल का है। मेरी बात समझ में आई? अगर जैसे तुम डायरेक्ट कोड देखोगे तुमको लगेगा बहुत अलग कुछ कोड किया, लेकिन इसमें सब रिपीटेड है। 2 लाइन तुमको ध्यान देना है, एक तो कमांड टाइप सेट करना, दूसरा पैरामीटर ऐड करना, दैट्स इट। कमांड टाइप कैसे सेट करना है तुमको? कमांड टाइप के लिए कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, ये सेट कर दिए। पैरामीटर कैसे ऐड करना है? कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ये कर दिए, हो गया पैरामीटर खत्म हो गया। समझ में आया क्या ये? इसमें कुछ डाउट है? ऐसा लग रहा है जो फ्लो वाइज नहीं समझ में आ रहा है, ये कोड या ये हम लोग क्यों किए हैं, या फॉर ईच लूप क्यों लिखे हैं, या कनेक्शन ओपन करके वापस क्लोज करके वापस ओपन क्यों किए हैं? क्या रजी कोई कुछ क्वेश्चन आ गया सर? चलती में चढ़े क्या? एक बार तुम कोई क्वेरी के लिए कनेक्शन ओपन किए तो वो कनेक्शन जो है वो दूसरे डेटा से एसोसिएट हो जाता है, तो वहाँ से उसको रिलीज करने के लिए हम लोग को उसको क्लोज करना पड़ता है। अगर मैं उसको क्लोज नहीं करूँगा तो वो क्या करेगा, पिछले जो रीडर बना है ना, ये रीडर आ गया, ये रीडर से एसोसिएट रहेगा। और ये रीडर के लिए, क्योंकि वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, जब तक के तुम कनेक्शन को रीड करके क्लोज नहीं कर दोगे तब तक वो सिर्फ वही के लिए काम करेगा, दूसरा कोई कनेक्शन पे दूसरी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। एक डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है और एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई ऑटोमेटिक कनेक्शन क्लोज हो जाता है। और कनेक्टेड आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, तुम क्वेरी एग्जीक्यूट करके जब तक के खुद से कनेक्शन को क्लोज नहीं करोगे तब तक वो क्लोज नहीं होगा। ये चीज़ है। तो हम लोग जो अब कैसे पता चलेगा कौन सा डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है कौन सा कनेक्टेड आर्किटेक्चर है? जब भी एसक्यूएल डेटा रीडर तुम यूज़ करोगे मतलब कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, जब भी तुम एसक्यूएल डेटा एडाप्टर यूज़ करोगे मतलब डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर है। अगर तुम एसक्यूएल डेटा रीडर यूज़ करोगे तो कनेक्टेड है, डेटा एडाप्टर यूज़ करोगे तो डिसकनेक्टेड है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ किया एसक्यूएल डेटा रीडर, तो इसका मतलब ये कौन सा आर्किटेक्चर था, कनेक्टेड आर्किटेक्चर था। और कनेक्टेड आर्किटेक्चर में कनेक्शन अपने को क्लोज करना पड़ेगा अगर कोई दूसरी क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो। इसके लिए ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद एक बार मेरे को कनेक्शन क्लोज करना पड़ा, फिर वापस आके यहाँ पे वापस कनेक्शन ओपन करना पड़ा। कनेक्टेड कब यूज होगा, डिसकनेक्टेड कब यूज होगा? पहली तो ये रहता है कि ये अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर पे रहता है, लेकिन उसका जो टेक्निकल वो है, क्या बोलते हैं जिसका टेक्निकल उसका रीजंस मैं बता देता हूँ। वैसे तो तुम कितना भी टेक्निकल रीजन दो, जो तुम्हारा लीड बोलेगा तुमको वही करना पड़ेगा, होता तो यही है। लेकिन उसका टेक्निकल रीजन ये है, अगर मेरे को कोई कम अमाउंट का डेटा रीड करना है, जैसे 10,000 20,000 इतने तक का डेटा मेरे को रीड करना है और लाइन बाय लाइन रीड करना है, वापस पीछे जाके कुछ नहीं करना है, मतलब एक बार रीड कर लिया तो फिर नेक्स्ट लगेगा नेक्स्ट लगेगा नेक्स्ट लगेगा। तो वो केस में हम लोग कनेक्टेड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। कनेक्टेड आर्किटेक्चर बहुत फास्ट है। और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में डेटा है जिसको मैं रैम पे नहीं रख सकता हूँ, जिसको मैं रैम के ऊपर नहीं रख सकता, मेरे को उसको कुछ सेकेंडरी स्टोरेज में डालना पड़ेगा। तो वो सेकेंडरी स्टोरेज रहता है डेटा सेट। तो डेटा सेट में डेटा डालने के लिए हम लोग को डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर लगता है। अगर क्वेरी बहुत देर तक एग्जीक्यूट होने वाली है, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो डिसकनेक्टेड ले लेने का। लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूशन फास्ट है लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा मतलब यानी क्वेरी एग्जीक्यूशन फास्ट है और डेटा 10,000 है, मतलब 10,000 के अंदर, ज़्यादा मतलब 10,000 के अंदर है, तो हम लोग कनेक्टेड यूज़ करेंगे। क्वेरी एग्जीक्यूशन बहुत स्लो है, डेटा 2 रिकॉर्ड आने वाला है। क्वेरी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब एकदम ही स्लो है। मेरे को पता है कि ये 2 रिकॉर्ड आएगा लेकिन 5 टेबल ज्वाइन है या 20 टेबल ज्वाइन है, ऐसी कुछ क्वेरी है। तो वो टाइम पे हम लोग को क्या करने का पता है, मेरे को क्वेरी स्लो चलने वाली है तो इसको रीडर में ले लेता हूँ। रीडर में 2 रिकॉर्ड तो आने वाला है, रीडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे।
तो वो तुम सिचुएशन पे तुम्हारे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखने का कि रीडर फास्ट है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए रीडर सही नहीं है। रीडर फास्ट है लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सही नहीं है। बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तब हम लोग ऐसा नहीं करते, रीडर यूज़ नहीं करते, फिर हम लोग डेटा सेट यूज़ कर लेते, मतलब डिसकनेक्टेड की तरफ चले जाते। लेकिन डेटा कम है, डेटा कम है लेकिन वो 20 टेबल ज्वाइन होके आने वाला है, तो डेटा तो कम लेके आ रहा है लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूट होने 5 मिनट लग रहा है, तो उसको रीडर में डाल दो, हो सकता है 3 मिनट में हो जाए, क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड ला रहा है ना 20 टेबल ज्वाइन करने के बाद फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, लेस देन 10,000 आ रहा है, रीडर यूज़ करो। सिचुएशन पे रहता है यूटिलाइजेशन। तुमको दोनों का क्या बोलते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता रहना चाहिए। रीडर का एडवांटेज क्या है? रीडर का एडवांटेज ये कि वो फास्ट है, समझे। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और तुम उसमें फॉरवर्ड ओनली रिजल्ट सेट होता है। फॉरवर्ड ओनली का मतलब पहला रीड करके फिर तुमको पिछला नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। एक बार रीड मार दिया नेक्स्ट, रीड मार दिया नेक्स्ट, पीछे जाके चेक करना तो नहीं मिलेगा। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। अगर तुमको तुम्हारी सिचुएशन में लास्ट रीड डेटा चाहिए तो खत्म ही हो गई बात, फिर तुम रीडर यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर बचा क्या? डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, मतलब डेटा सेट। और ये दोनों रीडर का एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अब आ जाता हूँ डेटा सेट के ऊपर। डेटा सेट का एडवांटेज क्या है? डेटा सेट का एडवांटेज ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आराम से स्टोर करके रख सकता है। एक साथ 5 टेबल आ रहे हैं तो 5 टेबल को भी स्टोर करके रख सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन के साइड में। घड़ी घड़ी तुमको डेटाबेस के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा सेट में, समझे। तो ये उसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? वो स्लो है। डिसएडवांटेज ये है कि वो स्लो है। अब अगर जैसे अभी देखो, अभी ये तो मैं मतलब यहाँ तक का बता दिया। दूसरा, अगर मेरे को सेम कोड को मेरे को डेटा सेट से करना है, तो सेम कोड को डेटा सेट से करने के लिए 2 लाइन का ही चेंज आता है। डेटा रीडर हटा देने का, डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और फिल फंक्शन कॉल करने का। तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो मतलब इसके बाद अभी मैं वहीं पे आ जाऊँगा, लेकिन एटलीस्ट इतना समझा कि नहीं जो मैं बताया। आओ, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे टेबल जो है आ गया। अब अभी मैं दोबारा रन करूंगा, ये जॉब वापस से रन होगी तो फिर से इसमें 3 रिकॉर्ड डाल देगा। तो होना क्या चाहिए? टेबल हर बार ये खाली होना चाहिए, उसके बाद ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहिए। तो इधर पे आके जहाँ स्टोर प्रोसीजर में तुम इंसर्ट मार रहे हो, नहीं, हाँ इधर पे जहाँ पे तुम स्टोर प्रोसीजर में डेटा डालने वाले हो, उससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले तुमको टेबल को ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके फिर से एक कमांड बना लो। वही क्वेरी जो है ना, वही क्वेरी को रीइनिशियलाइज करो। लिखो ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। तो ये टेबल ट्रंकेट करने का कमांड है, इसको भी एग्जीक्यूट करना है जैसे उसको किए थे। तो कमांड का ऑब्जेक्ट फिर से इनिशियलाइज होगा कनेक्शन के साथ, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना, नॉन क्वेरी हो गया। तो यहाँ पे जो कनेक्शन क्लोज हुआ है यहाँ पे ओपन हो जाएगा वापस से, बराबर। और यहाँ आने के बाद वापस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो क्वेरी सेट हुई, कमांड बना, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। कुछ तो रिटर्न आने वाला नहीं है, तो नॉन क्वेरी। तो चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं ये इसको मैं क्या करता हूँ? कमेंट करता हूँ। मतलब ये इतने पार्ट को जो मैं ऐड किया हूँ इसको मैं कमेंट करता हूँ, Ctrl+K+C, ये हो गया कमेंट, ठीक है। वापस से रन करता हूँ, देखूंगा वहाँ पे देखना 3 की जगह 6 रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन किया,
ये लूप से रिकॉर्ड लेके आ रहा है, यहाँ पे आके एम्प्लॉय के ऊपर लूप चला रहा है। स्टोर्ड प्रोसीजर पहला एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा एग्जीक्यूट हुआ, तीसरे के लिए भी एग्जीक्यूट हुआ, बाहर निकल गया। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आके ये क्वेरी को वापस एग्जीक्यूट किया। ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी वो ट्रंकेट वाला नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं इसको ये इशू देख के यहाँ पे ट्रंकेट का कोड कर दिया। तो ट्रंकेट का कोड यहाँ से अभी हटा देता हूँ, मतलब कमेंट हटा देता हूँ। ये हो गया, कमेंट हट गया। कंट्रोल के यू, के सी से कमेंट होगा और के यू से अनकमेंट होगा। तो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आके F10 किया मैं, F10 करके ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। क्वेरी एग्जीक्यूट होकर रीडर में डेटा आया, यहाँ पे रीडर से डेटा आ रहा है। ये अपना 3 एम्प्लॉय बन गया। यहाँ पे देखो 3 एम्प्लॉय में काउंट आ गया, 3 काउंट आ गया, ये 3 एम्प्लॉय है। 3 काउंट आने के बाद यहाँ पे कनेक्शन क्लोज किया, वापस ओपन किया, ट्रंकेट की क्वेरी बनाया, कनेक्शन को रीइनिशियलाइज किया, एग्जीक्यूट क्वेरी, फिर कनेक्शन को क्लोज किया, फिर आया कनेक्शन ओपन किया, फिर यहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर रन किया। तो अभी देखो ये एग्जीक्यूट होने से पहले टेबल खाली हो चुका होगा, ट्रंकेट हो गया। समझ में आया? ट्रंकेट हो गया वो। अब जैसे यहाँ आया, अब यहाँ आके एक एक रिकॉर्ड आते जाएगा, एक रिकॉर्ड आ गया रहेगा। फिर दूसरी बार स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल हुआ, दूसरा रिकॉर्ड आ गया रहेगा। फिर तीसरी बार स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल हुआ, तीसरा रिकॉर्ड आ गया रहेगा। फिर ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया, बाहर हो गया, कनेक्शन क्लोज, खत्म हो गया डेटा ट्रांसफर। ये काम पीरियोडिकली जॉब से होना चाहिए, ये काम पीरियोडिकली जॉब से होना चाहिए। तो मैं करूँगा क्या? तो सबसे पहला काम ये कंसोल डॉट रीड लाइन में यहाँ से हटा दूंगा। तो अभी नहीं हटाता हूँ, थोड़ी देर के बाद हटाता हूँ, ताकि नहीं तो अपने को दिखेगा नहीं, व्यू आके चला जाएगा। या अपन डायरेक्ट डेटा देखेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेटा देख लेंगे। इसको मैं हटा दिया। तो अब ये रुकेगा, ये कोई इनपुट के लिए रुकेगा नहीं, ये एप्लीकेशन रन करोगे फटाफट होते रहेगा। तो देखो यहाँ से आके मैं ये टेबल को वापस ट्रंकेट करता हूँ और खाली कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं खाली कर दिया, मतलब ये टेबल क्या हो गया, एम्प्टी, नो रिकॉर्ड। और यहाँ पे आके डिबग पॉइंट हटा दिया और ये कोड को कंट्रोल F5 करके चला दिया। ये आया, खत्म, ये आके चला गया, ये आगे चला गया। अपन यहाँ पे आए, इधर पे आके इसको क्वेरी किए। अभी चेक करना है तो एक रिकॉर्ड और डाल के देख लेते हैं एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय में मैं एक रिकॉर्ड और डाल के देखा। तो यहाँ पे आके इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखा आमिल, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 2। अब इसमें क्या हो गया, एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया। मैं क्या कर दिया, वापस से समझ लो नेक्स्ट डे वापस से जॉब चली। तो इसको बंद करके वापस से कंट्रोल F5 किया, ये जॉब चली, जॉब ख़त्म हो गई। यहाँ पे आया मैं, इधर पे आके ये रिकॉर्ड को क्वेरी किया। कौन सा, बैकअप वाले को, बैकअप वाले को क्वेरी किया, आमिल ऐड हो गया। जॉब ने उठा के डालना शुरू कर दिया। जब जब जॉब चलेगी वो बैकअप के अंदर डाल देगा। तो ऐसी जॉब्स होती है जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा क्या करती है, ट्रांसफर करती है। समझ में आया ये? तो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, ये जॉब का फंडा है। तो ये जो जॉब का जो फंडा है, ये जो प्रोग्राम में बनाया हूँ, इसको मैं शेड्यूलर में डालूंगा। तो इससे पहले मैं पब्लिश करके नहीं बताया था तुमको, डायरेक्ट EXE उठा लिया था। इस बार मैं पब्लिश करके बता देता हूँ, तो क्या है, थोड़ा सा नई चीज़ देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे आके पब्लिश कर दो। पब्लिश करोगे, पब्लिश प्रोफाइल पूछेगा वो कि कहाँ पे तुमको कैसे पब्लिश करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, ये पूछेगा। तो वो बोलेगा कि तुमको कोई फ्रॉम वेबसाइट करना है या UNC शेयर करना है या CD-ROM के थ्रू देना है। ये है कंसोल एप्लीकेशन। तो ये CD-ROM के थ्रू जाएगी। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दिस एप्लीकेशन विल नॉट चेक फॉर अपडेट, हाँ ठीक है, मत कर, फिनिश। इसको फिनिश कर दिए। फिनिश करने के बाद देखो ये यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया, बिल्ड सक्सीड किया और यहाँ पे इसका सेटअप आया। यहाँ क्या आया, इसका सेटअप। अब ये उठा के मैं लेके जाऊँगा सर्वर पे और वहाँ जाके इसको सेटअप करूँगा। मेरी बात समझ में? तो मैं मेरी मशीन पे पहले एक बार करके देख लेता हूँ। मेरी मशीन पे मैं आया, यहाँ पे आके setup.exe रन किया। तो देखो सेटअप चालू हुआ। इसने ऐसा देखो, तुम भी देखे होगे, ऐसा आता है। तो ये एक्चुअल में वही होता है, जॉब्स ही होती है।
ये जो इंस्टॉल, ये ऐसा विंडो देखे होगे ना इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो ये जो होता है वो एक डेवलपर बना के तुमको पब्लिश फाइल देता है setup.exe, तुम उस पर डबल क्लिक करते हो तो उसकी एप्लीकेशन तुम्हारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाती है। तो वही काम अभी हम लोग भी करने जा रहे हैं, सेम काम। अब यहाँ पे देख लेने का ये पाथ कहाँ पे स्टोर कर रहा है, देख लो एक बार। फ्रॉम दिया है, इधर से इंस्टॉल मार दिया, जैसे इंस्टॉल मारेंगे तो ना ये एक बार में रन हो जाता है। पहले ये शायद पहले का है, पता नहीं। तो इसका नाम क्या था यार, ट्रांसफ़र डेटा। देखो आ गया ट्रांसफ़र डेटा एप्लीकेशन मेरे माई कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करके चेक कर लेने का कहाँ पे है ये। तो ये यहाँ पे है, देखो स्टार्ट मेनू में। अच्छा ये तो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ये नहीं, ये गलत चीज़ है, शॉर्टकट नहीं। यहाँ पे चेक कर लेने का लोकेशन कहाँ पे है उसका। तो ये मैं इधर से लोकेशन, दिख ही नहीं रहा वो, क्या करूँ उसको। वो तो स्टार्ट मेनू का ही है। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जाके। तो उसका पाथ ना साइड में होके दिख नहीं रहा है और वो कॉपी भी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से। यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं हम लोग, इसमें रहेगा। कहाँ गया, गुम हो गया। इधर ही से निकालना पड़ेगा उसका पाथ। फाइल लोकेशन कॉपी ही नहीं हो रही। ये तो वही है। ये देखो यहाँ डायरेक्ट उसको मैं एडिट ही कर दिया नोटपैड में। यहाँ पे सी ड्राइव में सोर्स के अंदर टू टेबल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एग्जाम्पल पब्लिश, ये है लोकेशन। देखो ये इसमें एक सी कहाँ है, लेकिन ये है ये। तो इसका पाथ मेरे को देना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैं टास्क शेड्यूलर के अंदर आया। टास्क शेड्यूलर में आके यहाँ पे आके क्रिएट बेसिक टास्क, ट्रांसफ़र डेटा जॉब,
यहाँ पे लिख सकते हो दिस जॉब विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टेबल टू दिस टेबल, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो ताकि कोई जॉब देखे तो उसको समझ में आए कि हाँ ये जॉब से क्या हो रहा है। ऑलवेज डिस्क्रिप्शन डालने का। नेक्स्ट यहाँ पे डेली डाल दो। अगर जब जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तब रन होना चाहिए तब भी रख सकते हो, लेकिन ये लोकल के लिए रहता है डेली मार्क करके कोई एक टाइम वहाँ पे सेलेक्ट कर लेने का। तो हम लोग अभी 2:05 हुआ है, 2:07 का टाइम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2:07:00। नेक्स्ट स्टार्ट प्रोग्राम, यहाँ पे आया ब्राउज करके, इधर पे ये सेलेक्ट कर, ठीक है, इसको कर दिया मैंने नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ आगे ट्रंकेट टेबल कर देते हैं हम लोग ताकि टेबल में डेटा आए तो मेरे को पता चले। तो मैंने ट्रंकेट कर दिया। यहाँ पे आके मैं वापस से देखो अभी टेबल खाली है, तो जैसे ही 2:07 लिया था ना मैं, तो जैसे 2:07 होगा तो जॉब रन होगी तो डायरेक्ट यहाँ पे डेटा आ जाएगा बिना कुछ दिखे। सेवन 0:00 पे ही है, तो जैसे 7 होगा तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे। अगर यहाँ डेटा आया है मतलब जॉब चल रही है, तो हम लोग कभी वैसे भी टेबल ट्रंकेट कर दिए। हो गया। चल ही नहीं गया है। चल तो जाना चाहिए था। रिफ्रेश, ये चलिए जॉब तो चल रही है। वापस से चला के देखता हूँ। नेक्स्ट रन दिखा रहा है क्या 29 को? हाँ एक बार चल चुकी है। लास्ट रन का दिखा रहा है, लास्ट रन कब का है 28/7/00 पे चल हुई है। ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली दिखा रहा है और जॉब तो चली है बराबर से। इसका ट्रिगर देख लेता हूँ मैं। ट्रिगर अनेबल है। एक्शन स्टार्ट प्रोग्राम, हाँ एक बार डेटा इधर से चेक कर लेता हूँ। डेटा तो नहीं आया है यहाँ पे बैकअप टेबल में। एक बार इधर से रन करके देखते हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज, एक्शन, एडिट, स्टार्ट प्रोग्राम, ब्राउज और ये वाला नहीं, ट्रांसफर
लोकेशन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये आया और इसको ओके, इधर पे भी ट्रिगर दे दी, एडिट 2:10 हो गया ना, ग्यारह, ओके ओके, हुई, रन हुई, खुद से रन हुई। मैंने रन नहीं किया, वो जॉब 1 मिनट में ट्रिगर हो गई तो ऐसा लगा कि मैं बन गया, वो खुद ही से रन हुई थी। क्या पाथ रॉन्ग था, पाथ रॉन्ग चला गया था, खाली पाथ अपडेट किया मैं और टाइम चेंज किया, तो वो तो तुमको समझ में आ जाएगा, नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ इशू हुआ है, तो वो पाथ वगैरह प्रॉपर डालोगे तो हो जाएगा। तो ये ऐसे ही सेटअप बनता है, ये सेटअप सीडी में राइट होता है, फिर वो सीडी हम लोग क्लाइंट को शेयर करते हैं, क्लाइंट वो सीडी लेगा या पेन ड्राइव लेगा या वो सेटअप लेगा, वो सेटअप लेके अपने सर्वर पे इंस्टॉल मारेगा तो उसको ये ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर अपने टास्क मैनेजर में जाएगा, वो उसको शेड्यूल कर देगा, हो गया जॉब। अब वो चलते रहेगा, अभी डेली चलेगी। मेरा अगर लैपटॉप चालू रहा ये टाइम पे, कल 2:10 के टाइम पे यूजुअली चालू ही रहता है ये टाइम पे, तो कल फिर चलेगी जॉब। नया डेटा अगर कुछ आएगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आज दिन भर में जितने भी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन मैं मारूंगा वो नेक्स्ट डे में बैकअप में ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये एक बेसिकली जॉब का काम है, और ये जॉब और इस पे ही क्या बोलते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स जो है वो ये सब यही सिनेरियो में चलते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एकदम पहले सिनेरियो पे जो मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया। तो मैं क्या बताया था तुमको कि मेरा एक पॉस है जो PHP MySQL में बना हुआ है, बराबर, ये बताया था। तो PHP MySQL का जो पॉस है उसमें जो दिन भर ट्रांजेक्शन होगा वो नेक्स्ट डे किस में आ जाना चाहिए, SQL सर्वर के डेटाबेस में आ जाना चाहिए। तो ये जॉब से आप कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे MySQL से, तो edu.net का कोड लिखूंगा, प्रोवाइडर क्या लूँगा MySQL का, डेटा ला के ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या करूँगा, फिर जब इंसर्ट स्टोर प्रोसीजर एक लिख दूंगा SQL सर्वर में, वो स्टोर प्रोसीजर को डेटा देते जाऊँगा MySQL से, वो MySQL से क्या करेगा, एक एक रिकॉर्ड उठाते जाएगा, यहाँ पे डंप करते चले जाएगा। तो MySQL से डेटा आएगा, समझ लो रात में 12:10 को शेड्यूल किया, तो क्या करेगा, डेटा उठा के इधर से इधर माइग्रेट कर देगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है इसका जॉब्स का। क्लियर है? ये जो पहला सिनेरियो बताया था वो कोई सिनेरियो को तो तुमको इंटरव्यू में पूछता है कि तुमने जॉब बनाई है क्या कभी, या जॉब शेड्यूल किया है क्या, तो तुम बोल सकते हो ना कि समझ लो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा है, मेरू कैब। तो मेरू कैब्स में कैसा होता है, मेरू कैब में जो ड्राइवर्स का डेटा होता है, ड्राइवर लोग क्या करते हैं, रोम करते हैं पूरा सिटी में, बराबर, पूरे सिटी में रोम करने के बाद फिर नेक्स्ट डे उन लोग का सेटलमेंट होता है। तो नेक्स्ट डे मेरू कैब का बिजनेस पता है ना, मेरू कैब बोला कौन कौन है, 1 2 3 और 3 ही हो गया, और कोई एक को बोला था मेरू कैब, यार तुम लोग 3 ही हो गए। हाँ, तो मेरू कैब का बिजनेस क्या है, मेरू कैब का बिजनेस ये है कि ये लोग का एक ये है, एक सिस्टम है जिसका नाम है दृष्टि। सिस्टम का नाम क्या है, दृष्टि। तो वो सिस्टम के अंदर क्या होता है, वो सिस्टम जो है वो उसमें बना हुआ है, ये लोग का ओल्ड वाला VB.NET में बना हुआ है। मैं मतलब एक्चुअल सिस्टम की बात बता रहा हूँ, ओल्ड वाला VB.NET के अंदर बना हुआ है। तो जितनी भी गाड़ी रोम करती है ना, घूमती है, उसमें GPS डिवाइस लगी हुई है। वो GPS डिवाइस कंटिन्यूसली क्या करती है पता है, हर 5 मिनट पे 2 मिनट पे एक डेटाबेस के अंदर अपनी लोकेशन डालती है। लोकेशन मतलब लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ये सब मेरे ख्याल से पता होगा, लैट लॉन्ग बोलते हैं जिसको। कोई भी एक लोकेशन, जैसे भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है। कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट से बताऊँ, कोऑर्डिनेट तुम लोगों को कुछ नहीं पता है।
ऐसा कुछ सुने हो ये मिलता जुलता इससे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये इसके अंदर कोई पॉइंट अगर मैं लूँ, लाइक ये एक पॉइंट अगर मैं लूँ, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा बारीक हो गया। तो अगर ये मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट लूँ, तो ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेरे को क्या लगेगा? पॉइंट को लोकेट करने के लिए x से ये कितनी दूरी पे है ये लगेगा, और y से ये कितनी दूरी पे है ये लगेगा, इसका डिस्टेंस। तो x और y की जो वैल्यू ये पॉइंट पे जो निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है, तो मैं इसको बोला ये हो गया 5, ये 5 किलोमीटर है, और y से इसका डिस्टेंस जो है समझ लो 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मैं लगाया कॉमा, और ये हो गया 6, 5,6। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ पे अभी कोई भी एक लोकेशन पे मैं हूँ, वो लोकेशन से जो इक्विलेटरल जो अपना ग्लोब होता है, ग्लोब पे भी 2 एक्सिस है, ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना जाके। तो उस पर 2 एक्सिस है, ठीक है। तो एक को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड, और एक को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना, ऐसी यही है। मैं उसका नाम भूल गया उर्दू में, मेरे को याद नहीं आया, हालांकि पढ़ा मैं उर्दू मीडियम में, लेकिन वो टाइम वो नहीं समझा ना, बाद में समझा ये सब। तो अल्टीट्यूड लैटिट्यूड से जो डिफरेंस है, अल्टीट्यूड लैटिट्यूड से जो डिफरेंस है, तो मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं लैटिट्यूड से कितना दूर हूँ और अल्टीट्यूड से मैं कितना दूर, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट बनता है। तो जो पूरा गूगल मैप जो है ना, वो पूरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही काम करता है, पूरा गूगल मैप उसी पे काम करता है। तुम गूगल मैप खोलोगे, तुम कोई अभी ऐसे मेरी क्लास का एड्रेस मेरे को देना है, तो इसका मैं लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड निकाल दूँ, गूगल मैप पे डालूंगा ना, एग्जैक्ट लोकेट करेगी क्लास, एग्जैक्ट एकदम, ज़रा भी इधर उधर। नाम से तो लोग गलत भी डाल देते ना, जैसे अभी क्लास है इधर लेकिन रजिस्टर किया वो झाड़ के पास, तो वो उधर गूगल मैप वहाँ भेज देता है। एक्चुअली में गूगल मैप की मिस्टेक नहीं रहती है, वो रजिस्ट्रेशन वाले की मिस्टेक रहती है। अब ये क्लास का होना, वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहा है, वहाँ बैठ के रजिस्टर कर दिया, तो वही दिखाएगा। तो तुमको जो भी लोकेशन तुम्हारी होती है उसका एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड होता है। तो जो टैक्सीज जो रोम करती है ना, वो हर 5 मिनट पे अपना लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ना एक डेटाबेस में भेजती है, वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। फिर उसके बेस पे एक लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तुम्हारे पास आता है ना, तो तुम मैप पे एक पॉइंट कर सकते हो। जैसे मैं तुमको दिया 5,6, तो 5,6 तुम आप एक पॉइंट बना सकते हो ना। मैंने दिया -5 -6, -5 -6 कहाँ आएगा? इधर यहाँ पे, बराबर। मैंने दिया लाइक 5 -6, तो वो आएगा इधर। दोनों पॉजिटिव दिया तो इधर। अगर x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इधर। ये पता है ना नंबर लाइन का, वो देख लेना कैसे होगा। तो मैं उसको एक वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू के हिसाब से तुम पॉइंट लोकेट कर सकते हो। तो एक टैक्सीज क्या करती है? पॉइंट्स भेजती है। तो ये क्या करता है? लाइन से पॉइंट बनाते जाता है, हर 5 मिनट पे लाइन से पॉइंट बनाते जाता है, पॉइंट 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 पॉइंट। तो जो अपना ज्योमेट्री है उसमें लाइन की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स से कभी पढ़े रहोगे तो उसमें भी वही है। आईटी से कौन है? आईटी वाला कौन? 1 2 और कोई नहीं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट था, पता है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। उसमें क्या करते थे? वो लाइन बनाने के लिए अपन पॉइंट बनाते थे, लाइन बनाने के लिए पॉइंट बनाते थे, लाइन से पॉइंट बनाते चले जाते थे, तो ग्राफिक्स में लाइन दिखती थी। तो वही कंसेप्ट गूगल मैप यूज़ करता है। जो अपने को राउट्स दिखाता है ना, वो असल में पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो तुम पॉइंट्स को ना लाइन से बनाते चले जाओगे ना, एकदम लाइन से, जैसे जैसे लाइन से, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? तुमको एक राउट बना के दे देगा। मेरी बात समझी? तो ये बेसिकली कंसेप्ट यूज़ करता है गूगल मैप। तो जो दृष्टि सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है? जैसे जैसे कैप के वो पॉइंट्स आते हैं ना, तो उसके बेस पे वो राउट्स डिज़ाइन करता है। अब उसके बाद कोई बंदा है, उसको कैब बुक करना है, तो जैसे ही उसने कैब बुक किया तो बंदा भी अपनी लोकेशन देता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो वो चेक करता है वो लोकेशन से करीब वाली कोऑर्डिनेट्स कौन सी है। तो वहाँ पे जो एक एल्गोरिदम यूज़ होता है डिस्टेंस का, वो नाम भूल गया मैं, बहुत मशहूर एल्गोरिदम है वो, उसका बहुत फेमस है वो, बहुत ज़्यादा।
नहीं नहीं, 2 पॉइंट के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिथम, मतलब मेरे को 2 नंबर लाइन पे 2 पॉइंट दिया तो उसका डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो कुछ तो डिफरेंशियल फार्मूला उसमें यूज़ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो डिफरेंशियल फार्मूला ही यूज़ होता है। तो वो लोग देखते हैं डिफरेंशियल फार्मूले से सबसे शॉर्टेस्ट कैप कहाँ पे, वो शॉर्टेस्ट कैप देखते हैं, वो कोऑर्डिनेट में वो कैप का आईडी देखते हैं और उसको क्या करते हैं, सिग्नल भेज के फ्लैश करते हैं कि बंदा बुक करना चाह रहा है। तो वो जो घूमते रहता है ना, तो उतनी देर में वो सिस्टम ढूंढते रहता है। तो बेसिकली एक सिस्टम क्या है, वो खाली तुमको लोकेशन भेज रहा है, दूसरा सिस्टम क्या है, वो लोकेशन सर्च कर रहा है, तीसरा सिस्टम क्या है, वो कैप को नोटिफिकेशन दे रहा है। तो ऐसे मल्टीपल सिस्टम्स है। तो तुमको सिर्फ ये बोलना है वहाँ पे, लाइक वहाँ पे जॉब कैसे यूज़ होगी, तो जो भी दिन भर में ड्राइवर का जो भी सिस्टम जो डेटा है वो दृष्टि में जमा होता है, दृष्टि से डेटा वापस हम लोग के जो हमारा एक सिस्टम है वो इंटरनल ERP है मेरे का। तो इंटरनल ERP में डेटा आने के लिए इंटरनल के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो दिन भर में जितना भी कैप का डेटा रहता है वो एक जॉब चलती है, वो लाके मेरे को यहाँ पे देती है। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है तुम्हारा किसके अंदर है, VB.NET के अंदर है और Oracle DB में। और ये हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं ASP.NET MVC और SQL सर्वर में, तो वो डेटा ला के देता है जॉब पे। तो हर प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट तुम बताओगे वो प्रोजेक्ट में तुम क्या कर सकते हो, जॉब्स की मीनिंग बता सकते हो। तो जैसे मैं तुमको एक सिनेरियो बताया पॉज का, दूसरा सिनेरियो ये दृष्टि का, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं तो जॉब पे काम करते हैं। तो उसमें जो भी जॉब चलती है ना, एक जॉब जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे टास्क होते हैं। अभी हम लोग जो जॉब बनाए हैं यहाँ पर, तो हमारी जॉब के अंदर अगर टास्क देखोगे तो पहला टास्क है डेटा रीड करना, दूसरा टास्क क्या है, टारगेट टेबल ट्रंकेट करना, तीसरा टास्क क्या है, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू उसको इंसर्ट करना। तो ये तीनों अलग अलग डेटाबेस में भी हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने प्रोवाइडर SQL कनेक्शन यूज़ किया है, तो SQL टू Oracle मेरे को लेके जाना है, तो यहाँ पे मैं SQL कनेक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ आने के बाद वापस नया कनेक्शन क्रिएट करूँगा, Oracle कनेक्शन, MySQL कनेक्शन, समझिएगा, ODBC कनेक्शन, एक्सेस में डालना है डेटा मेरे को, एक्सेल में डालना है डेटा मेरे को, ODBC यूज़ कर सकता हूँ। तो वो दूसरा कनेक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, दूसरा कनेक्शन यूज़ करके फिर उसके बाद उसमें कैसे डेटा इंसर्ट होता है। यहाँ पे तो SP बताना था तो SP बता दिया मैंने कि SP बेसिकली ऐसे कॉल होगा। क्लियर है ये जो पूरी कहानी बताया जॉब से रिलेटेड। तो ये ओवरऑल जाके तुम्हारे इंटरव्यू में हिट करता है। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को बताना था दोनों ही बैच के लिए, मैं रुका था कि तुम लोग आ जाओ तो फिर मैं उसको हिट करूँ। ये मैं जब तक तुम लोग नहीं थे तब तक मैं ये स्टोर प्रोसीजर कॉल करने बताया जो ऑलरेडी तुम लोग को हुआ है। स्टोर प्रोसीजर मैं कल लिख दिया था तो वो तो पता रहेगा। स्टोर प्रोसीजर कॉल करके ऐड विथ वैल्यू करके यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया और एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बताया, वो भी इन लोग के प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक है, अभी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा था, बहुत सारे लोग रिज्यूमे के अंदर AWS मांग रहे कि AWS है क्या, तो AWS लगे तो अपने रिज्यूम में ऐड कर दो। मैं तुमको AWS का एक वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, इंट्रो, क्योंकि AWS में तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर तुम बोलोगे ना कि तुमने AWS पे काम किया तो तुमको सिर्फ बोलना है मैंने AWS में क्या काम किया है। AWS के अंदर मैंने EC2 पे काम किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। AWS के अंदर अगर तुमसे पूछेगा तो बोलना कि EC2 पे काम किया है, EC2 है, S3 है और कोड डिप्लॉय। ये तीन मॉड्यूल जो है वो लोग मांगते हैं, जिसमें तुमको बोलना है इस पे हम लोग की रिलीज टीम काम करती थी, क्योंकि रिलीज करने के लिए एक सेपरेट टीम थी। जैसे मैं तुमको जो डिप्लॉयमेंट की बात जब आई थी तो इसके लिए मेरे जहन में आया तो मैं बता दूं। तो डिप्लॉयमेंट की जब कल मैं बात कर रहा था तो डिप्लॉयमेंट में मैं क्या बोला था कि एक तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट होता है, बराबर। मैनुअल डिप्लॉयमेंट के साथ में मैं कुछ ऑटोमेशंस का नाम लिया था, जिसमें AWS था, Azure था, TFS था, जेनकिंस था, बैम्बू था, टीम सिटी था। इसमें से कुछ भी हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, या गिटलैब भी हो सकता है, एक और है गिटलैब भी हो सकता है। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी CI/CD पाइपलाइन बनाएगा। तो CI/CD पाइपलाइन बेसिकली होती क्या है, CI/CD पाइपलाइन का मतलब ये है कि मैं मैनुअली प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं करूँगा, मैनुअली सर्वर का रिमोट नहीं लूँगा, मैनुअली मैं जाके DLLs कॉपी नहीं करूँगा।
इंस्टीड ऑफ दिस मैं एक बटन प्रेस करूंगा, वो बटन क्या करेगी, वो बटन पे क्या करेगी, एक जॉब को ट्रिगर करेगी। वो जॉब क्या करेगी, तुम्हारे सोर्स कंट्रोल मतलब तुम्हारा गिटहब, बिटबकेट, SVN, TFS कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे सोर्स कंट्रोल या वर्जनिंग कंट्रोल, तो कभी कभी इंटरव्यू में वर्जनिंग कंट्रोल भी बोलते हैं, तुम लोग कौन सा वर्जनिंग कंट्रोल यूज़ करते थे, तो वर्जनिंग कंट्रोल का मतलब गिटहब। तुमको तुम्हारे केस में क्या बोलते हैं, बिटबकेट, तुमको क्या बोलना रहेगा, बिटबकेट। तो बिटबकेट जो है वो यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो वर्जनिंग कंट्रोल से कोड उठा के लाएगा, उसको बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के बाद उसकी डिप्लॉयबल फाइल जनरेट करेगा, पब्लिश फाइल जिसको बोलते हैं, डिप्लॉयबल फाइल जनरेट करेगा। वो फाइल को एक सर्वर पे लेके जाएगा, एक डायरेक्टरी में कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद वो सर्वर पे जो एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट चल रही है उसका जिप बनाएगा, उसको एक दूसरे फोल्डर में बैकअप करेगा, फिर जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसकी ऑल फाइल्स को डिलीट करेगा, फिर जो नई फाइल लाया है उसको वो जिप को उधर कॉपी करेगा, फिर वो जिप को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये काम मैनुअली हम लोग करते हैं। तो ये काम कौन करेगा, ये ऑटोमेशन करेगा। तो ये ऑटोमेशन तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन करता है, AWS कोड डिप्लॉय। ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन करता है, AWS कोड डिप्लॉय तुम्हारे प्रोजेक्ट, क्योंकि AWS का डिमांड बहुत ज़्यादा है। AWS कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा तुमसे, क्योंकि वो बोलना तुमने प्लान बनाया, बोलना मैंने नहीं बनाया, मैं गया तो ऑलरेडी था। डिप्लॉय कौन करता है, रिलीज टीम करती है। लेकिन एक एड ऑन तुम्हारे रेज्यूमे में हो जाता है कि इसको AWS का से फैमिलियरिटी है, AWS इसको पता है क्या। मेरे पास अभी पैनल नहीं है, नहीं तो मैं ओपन करके पैनल भी दिखा देता। दूसरा आता है तुम्हारा S3। S3 किसके लिए यूज होता है, S3 कोड डिप्लॉय का समझा क्या है। कोड डिप्लॉय बेसिकली क्या करता है, कोड डिप्लॉय एग्जैक्टली वो ऑटोमेशन के थ्रू करता है। इसको हम लोग बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। बहुत वर्ड सुने होगे CI/CD, कौन कौन सुना है CI/CD? नहीं सुने हो तो सुनोगे आगे चल के। CI/CD क्या एज़्योर का है ना डिमांड, क्यों नहीं। मैं AWS का इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग AWS मांगते हैं। मेरे को एज़्योर भी आता है, AWS भी आता है, लेकिन मेरे को जितने भी इंटरव्यूज़ में मैं बैठा हूँ सामने से लोग बोलते हैं कि AWS आता है क्या, मतलब एज़्योर पे काम किया, हाँ एज़्योर पे भी किया, AWS पे भी किया। मेरा ज़्यादा हैंड्स ऑन एज़्योर पे, ऐसा अगर पहले मैं बोलता था, तो अब उल्टा बोलना चालू कर दिया। तो AWS का डिमांड इसके, ऐसा नहीं बोलोगे एज़्योर का डिमांड नहीं है, मतलब है, उसका भी है, लेकिन AWS मांग रहे। कैसे है कि 1 ईयर 2 ईयर पे AWS अगर ऐड हो जाता है तो वो दाल में तड़का है, ऐसा समझ कर लो। वो पूछेगा नहीं क्वेश्चन उसके ऊपर, लेकिन वो एक तुम्हारे प्रोफाइल में गुड टू हैव वाली स्किल में आ जाता है। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये तुमको और कैंडिडेट से अलग कर देंगे। जैसे 2 कैंडिडेट एकदम सेम आंसर दिए, सेम परफॉर्म किए हैं, जब उनको इवेलुएट करने लगेगा इंटरव्यूअर या मैनेजर, तो बोलेगा AWS अपने प्रोजेक्ट में है, इसको AWS आता है क्या, एक काम करो इसको सेलेक्ट करो। तो वो पॉइंट पे तुम्हारा प्रोफाइल आगे निकल जाता है, शॉर्टलिस्टिंग में तुम्हारा प्रोफाइल आगे निकल जाता है। रीज़न वो लोग बोल रहे हैं कि AWS कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी आना चाहिए, या चाहे एज़्योर हो, चाहे AWS हो, चाहे GC मतलब गूगल क्लाउड हो, तीनों में से कोई एक तुमको आना चाहिए क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो AWS ज़्यादा पुराना भी है और ज़्यादा पहले से भी है। AWS मैं 2015 में AWS का पैनल देखा था, और एज़्योर जो है 2015 में एज़्योर था ही नहीं। 2015 में उसका नाम डेवॉप्स था। एज़्योर जो पोर्टल है ना, अभी तुम लोग जो एज़्योर नाम से जानते हो, वो एज़्योर का नाम वो था ही नहीं 2015 में। वो 2016 के एंडिंग से आया, 2017 में हम लोग उसको फर्स्ट टाइम पैनल देखे, एकदम न्यू आया था। उससे पहले जो उसका नाम था डेवॉप्स था, उससे पहले नाम था VSO, और उससे पहले उसका नाम TFS था। मतलब उसने TFS, हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो TFS था, फिर उसी का नाम VSO कर दिया, विजुअल स्टूडियो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ तो नाम था, VSO। फिर VSO बहुत कम टाइम चला, डायरेक्ट उसने उसका नाम ये कर दिया डेवॉप्स बहुत दिन तक चला। फिर अभी कुछ साल पहले उसने उसका नाम एज़्योर दे दिया, चीज़ें वही है, उसमें चीज़ें ऐड कर दिया, उसको पूरा क्लाउड का प्लेटफॉर्म बना दिया। तो जो चीज़ पुरानी रहती है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ हो चुकी रहती है। और AWS हम लोग जब 2015 में 14-15 में जब देखे थे, तो तब भी AWS मैच्योर था एकदम, मतलब ऐसा न्यू सिस्टम नहीं था। मतलब जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो खुद ही वो 10 साल पुराना प्रोजेक्ट था 2015 में, मतलब वो 2005 का प्रोडक्ट था। उसमें भी अगर 5 साल बाद इंक्लूड हुआ होगा तो 2010 में AWS था।
2010 में AWS था, उसको वो एकदम मैच्योर हुआ समझ लो 2015 में, और 2015 में Azure का नाम ही नहीं था। तो जो जितने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे तुमको मिलेगा AWS। और बिलिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से AWS बहुत महंगा है, जितना मैं देखा हूँ AWS बहुत महंगा है। जो लोग उसमें फंसे हैं वही लोग उसमें फंसे हैं। अभी जो न्यू प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं ना, सब डेवऑप्स मतलब इसमें जा रहे हैं, Azure में जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस दे देता है विजुअल स्टूडियो के साथ। मतलब तुम Office 365 का लाइसेंस ले लो, तुमको 256 लाइसेंस मिलता है, उसमें Azure रहेगा, उसके अंदर एप्लीकेशन इनसाइड रहेगा, उसमें SQL सर्वर रहेगा, उसमें विजुअल स्टूडियो रहेगा, उसमें पावर BI रहेगा। मतलब जितने माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है ना, सबका लाइसेंस एक साथ बेचता है। तो इसकी वजह से Azure का डिमांड आ गया था अच्छा खासा .NET में, जो न्यू प्रोजेक्ट्स है। लेकिन जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स है आज भी वो पुरानी उसके ऊपर ही है, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। मतलब इतना कोई बिल्ड प्लान सब बना के गया, कौन चढ़ने जाएगा उसके ऊपर। और डिपेंडेंसी कितनी रहती है तुमको थोड़ा टाइम के बाद समझ में आएगा। अभी जब मैं EC2 बताऊंगा तब EC2 में तुमको खुद समझ में आएगा कि डिपेंडेंसी कैसे बनती है लोग। तो आ जाएगा आराम से, खाली नाम बदल जाता है। देखो कोड डिप्लॉय का नाम Azure में जो है ना वो TFS है, उसको लोग TFS बिल्ड बोलते हैं, TFS बिल्ड। और S3 का नाम है उसके अंदर वो CDN, Azure CDN। और EC2 का तो लोग इंस्टेंसेस बोलते हैं। EC2 जिसमें नाम है ना उसको लोग मशीन्स होती है ना, मशीन टर्न ऑन टर्न ऑफ करते हैं, तो इंस्टेंसेस उन लोग बोलते हैं। ठीक है, वो तो अलग है। तो कोई भी एक सीखोगे तो कल तुमको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है उसका, वो तो आ जाता है। तो कोड डिप्लॉय बेसिकली क्या है? कोड डिप्लॉय है तुम्हारा जो भी तुम मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते थे वो डिप्लॉयमेंट कैसा होने लगा, वो डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन से होने लगा। तो दैट इज योर कोड डिप्लॉय। नेक्स्ट आता है तुम्हारा S3। S3 है क्या? S3 को अगर हम लोग अच्छे से समझे तो मैं एक सिनेरियो के थ्रू बताता हूँ, ऑटोमेटिक तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे को बनाना है एक ई-कॉमर्स, ठीक है। ई-कॉमर्स में जो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट की 400 इमेज है। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इमेज के बेसिस पे ही बिकता है। जैसे कोई मशीनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी है अपना ये लूम है। अब वो लूम के एक पार्ट, अभी तुमको उसको खरीदना है ऑनलाइन, तो लोग क्या बोलते हैं ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, मैं जाऊंगा तो ये वाला पार्ट देखूंगा, वो वाला पार्ट देखूंगा, ये चीज़ देखूंगा। तो एवरी पार्ट का प्रॉपर इमेज अपलोड हुआ है। मतलब एक प्रोडक्ट का 400 इमेज है, वो भी हाई क्वालिटी इमेज। हाई क्वालिटी इमेज में समझ ना HD वाला, ठीक है, हाँ iPhone वाला। तो हाई क्वालिटी इमेज है एकदम। तो मतलब उसकी साइज़ भी है 15 MB 20 MB एक इमेज की। अब वो पेज को तुमको एक जो पेज है, मतलब एक जो प्रोडक्ट का पेज है, उस पर तुमको वो इमेज को दिखाना है। तो एक टाइम पे तुम 5 इमेज दिखाते हो, अब 20 MB का है तो 100 MB तो ऐसे ही हो गया, तुमको लोड करना पड़ेगा, बराबर। अब होता क्या है, ये जो अब एक प्रोडक्ट का 5 इमेज में 100 MB है और ऐसे उसके 200 इमेज है, 300 इमेज है, ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो वो केस में कैसे हैंडल करेगा तुम्हारा सर्वर इतना बड़ा डेटा? तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि अब वो डेटा को रीड करके लेके आना है ना, इधर पे डेटा को रीड करना है, फिर वेबसाइट पे लाना है, तो वो सर्वर की रीड स्पीड भी होना चाहिए ना। मतलब जो तुम्हारा हार्ड ड्राइव होता है उसकी एक रीड स्पीड होती है, रीड और राइट स्पीड होती है। इसको पता ही है रीड स्पीड। पेन ड्राइव यूज़ करते थे, वो कोई पेन ड्राइव बहुत स्लो कॉपी होता है, या पेन ड्राइव से लैपटॉप में कभी कभी बहुत स्लो कॉपी होता है। तो वो एक रीड, इसकी एक लिमिट रहती है, उसके ऊपर वो रीड स्पीड देगा ही नहीं। तो सर्वर की भी जो ड्राइव्स होते हैं उसकी रीड स्पीड रहती है। तो अब उसके लिए तुमको उसकी रीड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तुमने बैंडविड्थ बढ़ा दिया है ना, तुमने लेजी लोडिंग अनेबल कर दिया। लेजी लोडिंग अनेबल किया मतलब पेज लोड हो जाएगा, इमेज बाद में लोड होता रहेगा, क्लिक करेगा फिर आएगा, क्लिक करेगा फिर आएगा। तो जब क्लिक करेगा तो रीड स्पीड फास्ट होना चाहिए ना। एट ए टाइम तो 20 MB रीड करना है, तो 20 MB के लिए तुमने बैंडविड्थ दे दिया, इंटरनेट लगा दिया तुमने 100 MB का, 100 GB का, हिंदी बोला 100 GB का तुमने इंटरनेट लगा दिया। अब 100 GB का इंटरनेट लगा दिया, बैंडविड्थ तो है तुम्हारे पास, लेकिन वो जहाँ से रीड कर रहा है वो उतनी स्पीड में डेटा ही नहीं दे रहा, तो ट्रांसफर कहाँ से होगा? उतनी स्पीड में देना चाहिए। अब उतनी स्पीड में डेटा देने के लिए तुमको तुम्हारे एप्लीकेशन सर्वर को पे कितनी रैम और कितने ड्राइव्स ऐड करने पड़ेंगे, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी हाई करनी पड़ेगी। तो ये सब ना करना पड़े, इसके लिए लोग क्या करते हैं, जो भी ऐसे रिसोर्स है जो कि स्टैटिक रिसोर्स है। स्टैटिक रिसोर्स मतलब जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस,
जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस, ये 3 रिसोर्स स्टैटिक रिसोर्स में आता है। तो जितने स्टैटिक रिसोर्स है जो खाली कहीं से डाउनलोड होकर पेज में आके एम्बेड हो जाते हैं, मतलब पेज में ऐड हो जाते हैं बोलना चाहिए, तो वो रिसोर्सेस को इन लोग एक दूसरे सर्वर पे डाल देते हैं जो सर्वर की स्पीड बहुत ज़्यादा, रीड स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। वो सर्वर को हम लोग बोलते हैं CDN। वो सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? CDN। तो वो CDN मतलब वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो आता है ना, उसके अंदर तो एक सर्वर बनाते हैं एकदम हाई स्पीड वाला, सब रिसोर्स को उस पर डालते हैं, फिर वहाँ से रीड करते हैं, एकदम फास्ट आता है, मतलब इमेजेस भी फास्ट रीड होने लगता है। तो अब हर एक के मेरे को फॉर एग्जांपल मेरी JS है, मेरी इमेजेस है, मैं अभी नॉर्मल CDN हम लोग क्या करते हैं, jQuery का CDN यूज़ कर लिया, तो jQuery वाला अपना बना के दे रहा है तो यूज़ करिए, लेकिन ये तो मेरे प्रोजेक्ट की इमेज है ना, तो मेरे को मेरा CDN बनाना पड़ेगा। तो मेरे को मेरा CDN बनाने के लिए मैं कहाँ जाके बनाता हूँ? S3 बकेट के। तो S3 बकेट जो है, S3 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है तुमको? स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? हाई स्पीड स्टोरेज, हाई स्पीड SSD स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है। तो हाई स्पीड SSD स्टोरेज ये देता है, इसमें हम लोग सेव करते हैं, वहाँ से हम लोग खाली URL लिंक करके इमेजेस को लेके आते हैं। तो S3 में तो तुमको पूछेगा कि S3 में तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या था, तो लेट्स से मेरा e-कॉमर्स है तो बोलूँगा ऑल इमेजेस और स्टैटिक डेटा जो है S3 बकेट में रहता है। समझ में आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोड डिप्लॉय चल रहा है, कोड डिप्लॉय की बात करो, मतलब बिल्ड चल रहा है तुम्हारा बिल्ड, तुम्हारे प्रोजेक्ट का जिप बनेगा ना, जिप बनेगा फिर सर्वर पे आएगा, तो जिप बन गया, अब वो जिप फास्ट रीड होना चाहिए, तो वो जिप तुम कहाँ स्टोर करोगे? फोल्डर में स्टोर करोगे, तो फोल्डर में स्टोर करने की जगह उसको S3 में डाल देते हो। फोल्डर में स्टोर करने की जगह कहाँ डाल देते हैं? S3 में, तो वहाँ से फास्ट रीड होता है। तो जितने भी स्टैटिक रिसोर्स है जो तुम फाइल के फॉर्म में सेव करते हो, जैसे किसी ने अपना प्रोफाइल इमेज अपलोड किया, तो वो कोई फोल्डर में मत सेव करो, ले जाके उसको कहाँ सेव करोगे? S3 में। S3 में सेव करने के लिए 5 लाइन का कोड है .NET का। S3 बकेट में सेव करने के लिए 5 लाइन का कोड है। वो 5 लाइन के कोड से खाली तुम S3 बकेट का URL, बकेट का ID, API की बता दो और इमेजेस को बाइट्स में कन्वर्ट करके दे दो, वो खुद सेव कर लेगा। मेरी बात समझिए मैं क्या बोला? S3 बकेट में 5 लाइन का वो कोड तुमसे पूछेगा नहीं, कोई पूछता उतना नहीं है, बोला ऑलरेडी था, हम लोग कॉल करते थे सेव टू S3 फंक्शन बना हुआ था, वो फंक्शन में हम लोग बाइट्स प्रोवाइड करते थे, वो ले जाके S3 में सेव कर देते थे। तो ये S3 का काम हो गया। ये S3 मतलब बेसिकली S3 क्या है? स्टोरेज। कोड डिप्लॉय क्या है? बिल्ड प्लान्स, जो तुम्हारा डिप्लॉयमेंट प्लान जो चलेगा उसको कोड डिप्लॉय उसका नाम दिए उन लोगों ने। फिर होता है S3। अब आता है EC2। ये S3 समझा क्या है? इसको समझा? S3 बेसिकली 1 2 3 समझा? इतना सा हाथ उठा के मतलब आधा समझा। क्या नाम? शाहिक नहीं समझा? तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारी वेबसाइट में बहुत सारे स्टैटिक रिसोर्स है, ये इतना समझा? स्टैटिक रिसोर्स मतलब इमेज, JS, CSS, ये इतना है। अब मेरा बोलना ये है कि अगर तुम वो स्टैटिक रिसोर्स को अपने सर्वर पे रखते हो, अपने सर्वर पे मतलब जहाँ तुम कोड को डिप्लॉय कर रहे हो, जहाँ जो अभी मैं कल बताया था ना सर्वर, कल थे क्या लेक्चर? हाँ, तो कल जो सर्वर बताया था वैसा एक सर्वर है, वो एप्लीकेशन सर्वर है, वहाँ पे अगर तुम उसको रखते हो तो उसकी रीड स्पीड लिमिटेड रहेगी, और उसकी रीड स्पीड तुमको बढ़ाना है तो फिर तुमको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इतना समझा क्या बोला मैं? तो मैं वहाँ पे वो रिसोर्स को नहीं रखूँगा, वहाँ रखूँगा तो मेरी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो मेरे को कोई ऐसा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला PC, हाई रीड स्पीड वाला PC चाहिए या सर्वर चाहिए जहाँ पे मैं स्टोरेज कर सकूँ। तो AWS क्या बोलता है कि तुम ऐसा हाई स्टोरेज वाला नया PC मत बनाओ, मेरे पास बहुत हाई स्टोरेज वाले सर्वर्स है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैं तुमको दे देता हूँ, तुम अपना स्टोर कर सकते हो डेटा। तो वो जो थोड़ा सा पार्ट जहाँ स्टोर करने के लिए देता है, दैट इज़ योर S3 बकेट। तो वो सर्वर में थोड़ा सा बकेट बना के देता है। बकेट मतलब थोड़ा सा स्पेस देगा तुमको कि तुम, और हर स्पेस का एक ID होता है, हर स्पेस का एक GUID होता है, उसको हम लोग उसका S3 बकेट का ID बोलते हैं। तो जब भी तुम बकेट बनाओगे ना, तो बकेट की साइज़ बताना रहता है, 200 GB, 500 GB ऐसे साइज़ होती है, मतलब उतना तुमको मिलेगा, उसके हिसाब से तुमको बिलिंग आएगी। तो तुमने वो बना दिया S3, तो 200 GB का S3 बकेट बना दिया। देन उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, अपने पूरे वेबसाइट के रिसोर्सेज को डाल दिए।
अब उसके बाद जब तुम्हारा पेज लोड होने लगेगा एप्लीकेशन सर्वर से, तो URL S3 बकेट का हर रिसोर्स का एक URL है, मतलब तुमने 4 इमेज सेव किया तो 4 इमेज का सेपरेट URL बनेगा, वो URL तुम पेज में डालोगे यहाँ पे, तो ये पेज लोड होगा तो यहाँ से फट से इमेज आ जाएगी। अगर यहाँ से आती तो टाइम लगता, तो ये यहाँ से आ जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर सर्वर वर्क्स लाइक ए CDN, लेकिन है बेसिकली ये S3 स्टोरेज। अभी समझा? नहीं समझा? पहले बोलता था तेरे को ही देख के पढ़ा था ना पूरा। शॉर्ट में इतनी कहानी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तुमसे पूछेगा तुमने AWS पे काम किया है, AWS से फैमिलिटी बोलना, हाँ वन ऑफ द प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया है। 2 प्रोजेक्ट, अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो एक ही प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट बता रहे हो तो कोई पिछले प्रोजेक्ट में बता देना। तो ये बोलेगा कौन कौन सी चीज़ यूज़ किया, तो बोलना मैंने S3 बकेट देखा है, S3 पे काम किया और कोड डिप्लॉय का भी मेरे को नॉलेज है। तो बोले कोड डिप्लॉय में क्या आता है, तो बोलना मैंने बिल्ड ट्रिगर किया। अब एक बटन पे क्लिक करके ट्रिगर करना होता है, उसमें क्या सीखना है, तो वो पूछेगा बिल्ड प्लान तुमने बनाया है कभी, बोलना नहीं। फिर नेक्स्ट पूछेगा S3 में क्या किया, तो बोलना हमारे जो प्रोजेक्ट्स के जो इमेजेस थे और स्टैटिक रिसोर्स थे ना, अब वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसका जैसा प्रोजेक्ट रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग उसको सिनेरियो में बैठा लेना। तो कोई भी स्टैटिक रिसोर्स बोल देना, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन सा, हाँ उसमें तो बहुत है स्टैटिक रिसोर्स। तो फॉरेंसिक के अंदर जो जितने भी एविडेंस आते थे हम लोग के पास, तो एविडेंस के अंदर इमेजेस होती थी, जैसे अभी यहाँ मर्डर हो गया तो वो उसका फ़ोटो खींच लिया साइड से राइट से, एक बॉडी का जो है वो 400 फ़ोटो है एविडेंसेस, तो वो एविडेंसेस हम लोग जो है S3 में सेव करते थे। एकदम सिंपल है तुम्हारा, तो ज़्यादा कुछ खिंचाई नहीं। तो बोलेगा क्यों S3 में सेव करते थे, बोलना बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज S3 इज गिविंग हाई रीड स्पीड सर्वर्स, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा भाई। वो तो मैं तुमको समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, तुमको उसको नहीं समझाना है, तुमको सिर्फ 2-3 लाइन बोलना है, वो पढ़ा लिखा है खुद ही समझ जाएगा। समझे? समझा S3? क्या क्या कौन महंगा? AWS ना, अभी देखो जो सर्वर में कल लॉगिन किया था वो सर्वर है 6 कोर है और क्या बोलते हैं कितना GB रैम है, 100 GB रैम है और कुछ है ऐसे स्टोरेज भी है। तो वो सर्वर मेरे को ईयरली आता है 47,000 एक साल का, और ये सादा सर्वर है। तो आप सोचो ई-कॉमर्स और इसे मतलब हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए कितना लगेगा। 100 GB की बैंडविड्थ है, उसकी बैंडविड्थ भी देते हैं ना उन लोग फिक्स। तो सर्वर पे जो बैंडविड्थ परचेज किया है वो तो उसी में 47,000 चला गया। और ये सर्वर सादा सर्वर है, कोई बहुत रॉकेट सर्वर नहीं है, मतलब ये नॉर्मल वेबसाइट्स वगैरह चलाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अब तुम सोच सकते हो कितना उसमें मतलब ये रहेगा। CDN में कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा नहीं होती, CDN में रीड स्पीड का काम रहता है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन होस्ट नहीं करना होता, खाली रिसोर्स देना है। तो उन लोग खाली फोकस करते हैं स्टोरेज और रीड स्पीड, उन लोग प्रोसेसिंग पे फोकस नहीं करते। फिर प्रोसेसर नहीं डालना है ना हाई स्पीड, क्यों डालना है बताओ मेरे को? वही तो फ़ायदा है उसका। अगर वहाँ भी प्रोसेसर हाई स्पीड डालने वाला तो मेरा एप्लीकेशन सर्वर में ही डालूंगा ना मैं। एप्लीकेशन सर्वर में हम लोग प्रोसेसिंग देखते हैं, CDN के अंदर हम लोग बैंडविड्थ और रीड स्पीड देखते हैं। फ़र्क हो गया ना दोनों में, दोनों को डिवाइड कर दिया उसने, जिसको जैसा नीड है वैसा यूज़ करेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हाई प्रोसेसिंग लगती है लेकिन डेटा स्टोरेज कम होता है। जैसे कि तुमको तुम्हारी एक वेबसाइट है जिसमें तुमको PDF से वर्ड कन्वर्ट करना है, इसमें तुमको प्रोसेसिंग लगेगी। डेटा कितने GB का PDF दे देगा, 100 GB का, वो भी तुम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि 30 GB से ऊपर का PDF नहीं आएगा। 30 GB MB नहीं बोल रहा हूँ, 30 GB का PDF बहुत होता है, पता नहीं कितने 1000 पेज की बुक बन जाएगी। 1000 पेज की बुक जो रहती है उसका PDF जो होता है 100 से 150 MB का रहता है। तो अभी तुम लोग क्या
हाँ नहीं, मतलब इमेजेस वगैरह है तो भी बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। अब तुम खुद इमेजिन करो कितना बड़ा पीडीएफ हो सकता है। तुम 30 जीबी दे रहे हो, बस उतना रेस्ट्रिक्ट करके दे दिए, तो वो 30 जीबी स्टोर कर लेगा ना। तुम्हारे पास 5 टीबी 6 टीबी का स्टोरेज है, वो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा 10 जीबी 20 जीबी, उसमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता होता। वो भी टेम्पररी है ना, तुम लिए प्रोसेसिंग की है तो तुमको अभी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है, ना कि स्टोरेज की, ना कि रीड स्पीड की। तो ये ऐसी वेबसाइट्स के सर्वर में तुमको परफॉर्मेंस लगेगा, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट एकदम सादी है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं है, तुमको ला के 10,000 इमेज एक पेज पे दिखाना है, इसमें प्रोसेसिंग का नीड के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो जो आर्किटेक्ट हो जो होता है ना, जैसे जो भी जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर था, तो ये सब चीज़ उसके लिए लाइक जहन में होती है, उसके बेस पे बोलता है कि यहाँ पे AWS S3 यूज़ कर लो। ऐसे बैठे बैठे उसके मन में आया तो नहीं बोलता, वैसा भी करते हैं लोग, वो अलग बात है, मतलब एटलीस्ट मैं नहीं करता। तो मतलब जो भी अगर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि लाइक यहाँ पे S3 यूज़ कर लो, यहाँ पे बैम्बू यूज़ कर लो, यहाँ पे जीरा यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो, डेटा यहाँ से यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये आएगा, यहाँ से यहाँ दिखेगा, पूरा प्लान बनता है ना, पूरा डायग्राम बनती है। तो वो सब हवा में नहीं होता, वो उसके पीछे कुछ रीजन्स ही होते हैं कि ये रीज़न की वजह से ये है, या ये आर्किटेक्चरल इशू आ सकता है, या ये आगे जाके परफॉर्मेंस हिट करेगा, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क मत यूज़ करो, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यूज़ करो, यहाँ पे मैनुअल इंसर्ट मत करो, यहाँ पे SQL बल्क यूज़ करो। तो ये जो प्लान्स बनते हैं ना, ये प्लान्स वो जो आर्किटेक्ट होता है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। कोई भी आर्किटेक्ट रहेगा कम से कम 8 साल वाला रहेगा, कम से कम 8 से 9 साल वाला, मतलब वो लोग 10 साल से पहले जल्दी देते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको मतलब कोई रहेगा बहुत अच्छा रहेगा तो वो 8 साल में बन गया रहेगा, 8-9 साल में भी बन जाते हैं लोग। तो वो चीज़ उसके 9-10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता है वो कि हाँ ये चीज़ ऐसी रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे ये ले लो, यहाँ पे S3 यूज़ करो, यहाँ पे कोड डिप्लॉय यूज़ करो, यहाँ पे तुमको अपने AWS यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब उसका देखा हुआ है, Azure भी देखा है, AWS भी देखा हुआ है, ये सब चीज़ें। तो उसके बेस पे वो लोग लेते हैं कि अपना प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोसेसिंग ज़्यादा है, तो बोले हम लोग S3 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, अपनी छोटा सा तो है, अपने सर्वर में एक फोल्डर बना के फाइल्स को कॉपी कर लेंगे, क्यों यूज़ करना है S3, तो कट कर देगा S3 को। अननेसेसरी बिलिंग आएगी ना उसकी, पैसा काय को देना है AWS को। प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट और एस्टिमेशन भी तो मैटर करता है ना। फिर नेक्स्ट कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें स्टोरेज बहुत रिक्वायर्ड है, प्रोसेसिंग कम है, बोले एक काम करते हैं S3 का ज़्यादा बैंडविड्थ खरीद लेते हैं, अपने सर्वर जो है सादा सर्वर खरीद लेते हैं 30,000 वाला, तो यहाँ पे सादा सर्वर रख के वहाँ पे AWS खरीद। तो हम लोग जब प्रोजेक्ट में जाते हैं बोलते हैं कितनी किचाइन है, साला डिप्लॉय इधर करो, S3 में उधर डालो, ये उधर, अपने को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ डिसीजंस होते हैं उसके पीछे, कुछ रीज़न होते हैं, वो रीज़न के बेस पे डिसीजन आता है, वो डिसीजन के बेस पे ही ऐसा ये सब स्कैटर होता है। अब AWS की मशीन लेगा वो सादी मशीन, तो उसको महीने का साल का ₹1,00,000 जाता है, जो कि उसको 20,000 में मिल रही है साल में, कम प्रोसेसिंग वाली मशीन। क्यों लेना है हाई प्रोसेसिंग मशीन, ज़रूरत क्या है? और उसको जहाँ हाई प्रोसेसिंग चाहिए वहाँ S3 यूज़ कर ले, तो S3 की ही बिलिंग है। AWS की खास चीज़ ये है कि उन लोग प्रोडक्ट बेस पे बिलिंग करते हैं, मतलब जितना तुम यूज़ करोगे उतना ही बिलिंग आएगी। फ्री तो मतलब वो सब मुँह में आया है फ्री, कुछ उन लोग का थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर गया ना सीधा पूरे की बिलिंग मार देते हैं। जैसे तुमको 1 GB फ्री दिया, अब तुमने यूटिलाइज कर दिया 1 GB 1.1 GB, पूरा 1.1 की बिलिंग आती है तुमको, खाली 0.1 की बिलिंग नहीं आती। क्या कोड मेरे पास यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ChatGPT से देख के बताता हूँ, तो मैं शेयर कर दूंगा लेके। ज़्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस कोड नहीं है उसका S3 का एक वो है पैकेज है इसका नगेट का, वो नगेट का पैकेज हम लोग डाउनलोड करते हैं, वो नगेट का पैकेज डाउनलोड करके उसकी क्लास है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना के API की अपने को मिलता है बकेट से, वो API की कॉन्फ़िगरेशन में डालो या डायरेक्ट कोड में डालो, डायरेक्ट कोड में नहीं डालो, कॉन्फ़िगरेशन में डाल के कोड में लो, फिर उसके बाद उसको फाइल को पुश करो,
तुम पुश करोगे, अगर वो सक्सेसफुली मतलब रिस्पॉन्स उसका सक्सेस आया तो इसका मतलब वो फाइल पुश हो गई, फेल हुआ तो फेल हो गई। उतना ही है। जैसे कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं हम लोग, सेम वो एपीआई ही है, इंटरनली वो एपीआई ही है। तुम एपीआई हिट करके भी पुश कर सकते हो S3 के ऊपर, जो भी मैं बताया था देखो। ये देखो AWS SDK for .NET, तो ये उसका ये नगेट पैकेज है, ये AWS SDK.S3, मतलब ये तो मेन SDK है, उसके अंदर अपने को सिर्फ S3 इंस्टॉल करना है। तो ये S3 ये पैकेज है, ये पैकेज अपने को इंस्टॉल मारना है जैसा अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए मारते थे। उसके बाद बता रहा हूँ, तो यहाँ AWS में जाके तुमको ID मिलेगा, एक्सेस की जिसको बोलते हैं, जो तुमको बोला वो तुमको AWS लॉगिन करोगे, जहाँ बकेट बनाओगे वहाँ पे साइड में रहता है उसका ID, वहाँ से कॉपी करके ID ले लेने का। ID लेके एक बकेट में, यहाँ देखो अभी बताया, ये उसकी ये क्लाइंट क्लास है, इसका जिसको ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये क्लाइंट क्लास को ऑब्जेक्ट बना के जब तुम हिट मारोगे तो ये अंदर से API हिट करता है, मतलब अपने को अपने से क्लाइंट बन गए और S3 बकेट ऐसे सर्वर बन गया, वहाँ पे हिट होता है और स्लो लोड हो रहा है, पता नहीं। तो बेसिकली इन केस कभी पूछ लिया तो ये AWS SDK.S3, वैसे तो मेरे को आज तक कभी पूछा नहीं, हालांकि मैं तो बोलता हूँ काम किया, लेकिन मेरे को कभी नहीं पूछा उसने। अभी कभी इन केस पूछ लिया तो तुम बता सकते हो कि ये पैकेज है, और तुम बोल भी दोगे ना कि उसका नेगेट पैकेज है, बट मेरे को नेम याद नहीं आ रहा है, तो चल जाएगा, क्योंकि वो वन टाइम वाला काम है ना भाई। ऑलरेडी जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेटअप रहेगा, तो वैसे ये भी है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल ही रहता है, कोड भी लिखा हुआ रहता है। हम लोग थोड़ी ना स्क्रैच से वो चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, और स्क्रैच से बना के भी देखो, इसका ऑब्जेक्ट बनाए ना, बोला ना एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है, ये बकेट भी क्रिएट करने बता रहे हैं हाँ गई, लेकिन अपने को ये बकेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ये बकेट क्रिएट करके उसमें सेव करने की बात कर रहा है। जो बकेट बोला था ना, ये वही वर्ड है देखो, जब बहुत देर से बोलो ना S3 बकेट मतलब वो छोटा सा समझ लो, उसमें एक बर्तन टाइप का बनाएगा, उसके अंदर ले आके फाइल देगा, उसका भी एक ID बनता है, वो ID अपने को मिल जाता है। तो बकेट का ID अपन डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं कि इसको ये वाला रिसोर्स मैं कौन से बकेट में डाला हूँ, तो वो वापस जाके वहीं से निकाल के लेके आते हैं। पता तो चलना चाहिए ना यहाँ पे क्या है। तो कोई URL स्टोर करता है, कोई बकेट ID बना के स्टोर करता है, तो ये ईच रिसोर्स के लिए सेपरेट बकेट बना रहा है। कोड लोड होएगा तो बताऊँगा। तो ये देखो, ये इतना करने से बस हो गया, क्लाइंट का सेटअप हो गया, दैट्स इट। ये एक लाइन का ये कोड जो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ही बनाया वो, कुछ रॉकेट साइंस नहीं हो, तो गौर से देखोगे तो खाली ऑब्जेक्ट बनाया हो। ऑब्जेक्ट बनाना, फंक्शन कॉल करना है, इतना ही है। फंक्शन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी फंक्शंस दिए हुए हैं उसके, और ये फंक्शन तुमको देखना है तो तुम जाओगे ना, ये इसका नगेट पैकेज की एक, हर नगेट पैकेज का एक पेज होता है ना डॉक्यूमेंटेशन का, वहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंट पूरे फंक्शन तुमको लिस्ट मिल जाएंगे, ये बकेट बनाने के लिए, डेटा डालने के लिए, ये पुश करने के लिए, ये गेट करने के लिए, तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। मतलब वो कोई बहुत टफ कोड नहीं है, समझेगा। लेकिन उसको मैं बता इसके लिए नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पूरा AWS का वो खरीदना पड़ेगा उसके लिए, तुमको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, ये बकेट बनाने के लिए ये बता रहा है, बकेट का नेम डाला है यहाँ पे, ये बकेट का नेम है, बकेट का नेम यहाँ पे डाला है, और ये बकेट। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, तुम्हारी फाइल, जो भी तुम्हारी फाइल है, जो फाइल तुमको पुश करना है वो, तो यहाँ पे बकेट का नाम बताने का और फाइल को पुश करने का, तो ये फाइल को ले जाके उधर सेव कर देगा बकेट के अंदर, तुम्हारे सर्वर से ले जाके बकेट के अंदर सेव कर देगा। तो डायरेक्ट तुम सेव बटन पे क्लिक करोगे तो वो S3 में जाके सेव हो जाता है। देखो ये कोड है, ये एक लाइन का ये कोड है सेव करने का, ये इधर का ये कोड है, और उसके बाद वो उसको ये क्या किया है,
ये तो डाउनलोड करने का कोड है, छोड़ दो इसको। अगर रिटर्न तुमको लेके आना है तो मतलब सेव करने का, डाउनलोड करने का क्लाइंट, तो एक क्लाइंट बनाओ, सेव भी करो, डाउनलोड भी करो, सेम उसी से होता है। क्या कंटिन्यू विद का ये अपना प्रोमिसेस होता है ना जावास्क्रिप्ट का। किसका? जावास्क्रिप्ट का प्रोमिसेस पता है कैसे काम करता है? जावास्क्रिप्ट का ऐसे तुमने एक ये लिए, क्या बोलते हैं, तुमने एक असिंक टास्क क्रिएट किए, वो रन हो रहा है, तुमको क्या करना है उसके साथ में सेपरेट थ्रेड पे, बट उसके बाद उसको रन करना है, मतलब उसके ये खत्म होने के बाद ये होना चाहिए। तो हम लोग प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, तो सेम वही काम यहाँ पे कंटिन्यू विद करता है। वो थ्रेड खत्म करके नेक्स्ट थ्रेड में जाता है। ये इसके लिए है कि ये खत्म हो जाएगा बनने का, तभी तुम रिस्पॉन्स रीड करना चालू करोगे। इसकी जगह तुम वेट भी डाल सकते हो, वेट ऑल करके एक फंक्शन होता है असिंक का, वो भी डाल सकते हो। अगर तुम असिंक, ये सब असिंक वाला फंक्शन कॉल किया है ना, ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक होके भी वो नेक्स्ट थ्रेड कॉल करेगा। नहीं मतलब मैं तुमको बोला कि सेम काम तुम उससे भी कर सकते हो। फाइल क्रिएट कर रहा है रीड करके, तो ये तो तुम्हारा डाउनलोड का कोड हो गया। ये तुम्हारा मेन जो है वो अपलोड का कोड है। देखो ये इतना लाइन का, ये एक लाइन इधर और ये इधर इतना, तो ये 4-5 लाइन का जो कोड है ना, यही से तुम्हारा S3 में अपलोड होती है फाइल, और कोई वो बहुत मुश्किल कोड भी नहीं है। अब तो AI है तुम्हारे पास, AI पे डालोगे डायरेक्ट ही मिलता है, ज़्यादा कुछ सर्च भी नहीं करना है तुमको, गूगल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मोबाइल में AI डाल के कर दोगे, मोबाइल में से ही देख के लिख दो, अगर नहीं ओपन होता है चैट GPT वहाँ पे। तो कितनी लाइन का कोड है वो, थोड़ा लाइन का तो कोड है, मोबाइल में से भी देख के लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो। तो ये तुम्हारा S3 का पार्ट था। अब आ जाते हैं हम लोग EC2 के ऊपर। मतलब EC2 के अंदर, EC2 किसके लिए यूज़ होता है वो समझ ले। EC2 जो है यूज़ होता है इंस्टेंसेस, मतलब मशीन बनाने के लिए। जैसे क्या होता है, तुमको तुम्हारी वेबसाइट के लिए 5 सर्वर चाहिए, तो 5 अलग अलग तुमको रिमोट लेना पड़ता है, 5 अलग अलग रिमोट का IP होता है, उसका पासवर्ड होता है। तो AWS क्या बोलता है, मैं एक पैनल दूंगा EC2 का, सब तुमको वहीं पे जाके क्रिएट इंस्टेंस करोगे तो बन जाएगा। क्रिएट इंस्टेंस जो है करोगे तो एक मशीन बनते चली जाएगी, पूछेगा कितना रैम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, कितना कोर चाहिए, और वर्चुअल मशीन जगह पे बना देगा। तो हम लोग को वो सब नहीं करना है। हम लोग को इंटरव्यू में क्या बोलना है, EC2 में मैंने मशीन रिस्टार्ट की है, कुछ नहीं करना होता, वहाँ पे दिखते मशीन का IP, रिस्टार्ट बटन, हो गया रिस्टार्ट, खत्म। इतना काम मैंने किया है EC2 में, इतना ही आता है मेरे को AWS में। अपन तो डेवलपर है ना अपने को, तो अब अगर आगे कुछ काम रहेगा, बोलना हम लोग के प्रोजेक्ट में मशीन रिस्टार्ट करना रहता था कभी कभार, तो वही हम लोग करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया हम लोग ने EC2 में। तो EC2 में बेसिकली मशीन्स बनती है, इंस्टेंसेस बनते हैं। फुल फॉर्म भूल गया मैं EC2 का, पता नहीं क्या है वो, कुछ तो है, तो वो देख लेना तुम लोग क्या है। वो ECC है वो, इसके लिए 2 है, और ये S3 जो है वो SSS है, मतलब 3 S है तो S3 है, और EC2 जो है वो ECC है, ऐसा है। और कोड डिप्लॉय तो उसका एक ही वर्ड बनाया है उसने, कोड डिप्लॉय। तो ये तुम्हारा, अगर तुमको रेज्यूम में AWS ऐड करना है तो कर सकते हो। पूछेगा AWS पे किस पे काम किया, 70% चांस है कि वो खाली पूछ के छोड़ देगा, कुछ उसमें अंदर क्वेश्चन नहीं करेगा। इन केस कभी कर लिया तो जितना मैं बोला हूँ उतना ही बोलना, उसके आगे बोलेगा तो बोलना मेरे को आइडिया नहीं है उसका, मैंने मशीन खाली रिस्टार्ट किया EC2 में। S3 में हमारा एक ऑलरेडी एक कोड था, तो हम लोग क्या करते थे, उसके थ्रू S3 में इमेजेस को अपलोड करते थे और वहीं से डाउनलोड करते थे। उसका भी ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था, लेकिन मेरे को ये पता है कि उसका एक नगेट पैकेज होता है, वो नगेट पैकेज हम लोग डाउनलोड करके उसकी क्लासेस को यूज़ करके S3 में फाइल पुश भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। ये हो गया। कोड डिप्लॉय में बोलेगा क्या है, तो कोड डिप्लॉय बोलना बिल्ड प्लान। मैं जब ज्वाइन हुआ ये प्रोजेक्ट में, या ज्वाइन हुई प्रोजेक्ट में, तो उस टाइम पे बिल्ड प्लान ऑलरेडी बना हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे, वो बिल्ड प्लान को ट्रिगर करते थे डेव इन्वायरमेंट के लिए। बाकी जो UAT और स्टेजिंग और प्रोडक्शन के जो बिल्ड प्लान डिप्लॉय होता, बिल्ड प्लान रन होता था, वो रिलीज टीम करती थी। हम लोग सिर्फ अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए बिल्ड प्लान को ट्रिगर करते थे। मतलब तुम कोई कोड पुश किए, तुम्हारा बिल्ड फेल हो गया, तो हम लोग वहाँ से रिट्राई करते थे। कभी कभी कैसा होता है, तुमने कोई कोड डाला, अब वो कोड में है एरर, तुमने डाल दिया उसको इसके अंदर बिट बकेट में या गिटहब पे पुश कर दिया तो वो चला गया ऊपर। जैसे पुश होता है ना, तो एक उसके लिए बिल्ड ट्रिगर हो जाता है।
पुश हुआ तो बिल्ड ट्रिगर हुआ, बिल्ड रन होता है और जो तुम्हारे चेंजेस को उठा के डेवलपमेंट सर्वर पे डाल देता है ऑटोमेटिक। लेकिन कभी कभी तुम्हारे कोड में एरर है तो बिल्ड फेल हो जाता है, तो अब तुमको उसको चेक करना है कि एरर क्या है। तो हम लोग वहाँ पे जाके अपने डेवलपमेंट वाले बिल्ड प्लान में चेक करते कि क्यों फटा भाई ये, फिर समझ ये साला मेरे कोड से फटा है। मालूम पड़ा एक फाइल चेक इन करने तुम भूल गए, तो हम लोग को फाइल चेक इन करते थे। अभी बिल्ड ट्रिगर अगर इनकेस नहीं हुआ तो हम लोग मैनुअल ट्रिगर करते थे। इतना काम होता है कोड डिप्लॉय में बिल्ड ट्रिगर करने का। तो बिल्ड ट्रिगर करने के लिए यूज़ तो इंटरव्यू में खाली बोलना है कि हम लोग को कभी मैनुअल बिल्ड ट्रिगर करना होता था तो कोड डिप्लॉय हम लोग यूज़ करते थे, बाकी तो सब ऑटोमेशन से ही होता था। तो वो पूछेगा कि यूएटी स्टेजिंग और प्रोडक्शन का बिल्ड कौन चलाता था, तो उसके लिए रिलीज टीम थी, वो लोग चलाते थे। हम लोग खाली डेवलपमेंट 4 इन्वायरमेंट है ना, डेव है, यूएटी है, स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है, 4 इन्वायरमेंट है। तो हम लोग सिर्फ डेव इन्वायरमेंट के लिए, हम लोग डेवलपर है ना, तो हम लोग डेव इन्वायरमेंट को ही टेक केयर करते थे, उसी को देखते थे, उसी पे बिल्ड चलाते थे, उसी पे प्लान रन करते थे, उसी पे कोड डालते थे, उसी पे टेस्टिंग करते थे, उसी पे यूनिट टेस्टिंग होती थी। वो होने के बाद फिर यूएटी पे जाता था, यूएटी पे क्यूए लोग टेस्टिंग करते थे, फिर उसका स्टेजिंग पे जाता था, फिर बिजनेस यूज़र टेस्टिंग करते थे, फिर प्रोडक्शन पे एक्चुअल यूज़र। तो ये ऐसा सिनेरियो होता है, ये मैं शायद बताया हूँ पहले भी, बहुत बार बताया हूँ। तो ये चीज़ रहती है, तो ये पूरा इन्वायरमेंट होता है लाइक। तो तुम बोल सकते हो AWS में कि ये 3 चीज़ मैंने यूज़ की है। क्लियर है ये? ओके, तो यहाँ नेक्स्ट जो एक टॉपिक ये लोग तुम लोग का रह गया था, आप लोगों का जो हो चुका है एरिया शायद तुम लोग को बता चुका हूँ मैं, वो तुम लोग का रह गया। एरिया छोटा सा टॉपिक है। एरिया बेसिकली होता क्या है कि MVC के प्रोजेक्ट में हम लोग एरिया क्रिएटिव व्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग को प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखना होता है। लाइक प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारा ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स के अंदर तुम्हारे पास दो या 3 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल है तुम्हारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, एक मॉड्यूल है तुम्हारा लॉयल्टी मैनेजमेंट का, एक मॉड्यूल है तुम्हारा ट्रैकिंग मैनेजमेंट का। सब अलग, सबके लिए अलग अलग कंट्रोलर्स भी है, ठीक है। एक है तुम्हारा एडमिन पैनल से रिलेटेड क्लासेस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को मल्टीपल एरिया क्रिएट करना है, और ईच एरिया के अंदर उसके खुद के कंट्रोलर, खुद के एक्शंस, खुद के व्यूज़ और उसके मॉडल्स ऑलरेडी होते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे MVC के अंदर क्रिएट मतलब इंस्टीट्यूट, लेकिन टेक्निकली वो एक प्रोजेक्ट होता है। मतलब जब तुम बिल्ड मारोगे तो एक ही DLL निकलेगा, हर एरिया के लिए अलग अलग DLL नहीं निकलेगा। तो वो रहेगा एक ही MVC प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन वो मल्टीपल एरिया क्रिएट कर देगा। तो एरिया हम लोग कब क्रिएट करते हैं? जब मेरे पास बहुत सारे कंट्रोलर्स हो जाए और कंट्रोलर के नेम में कॉन्फ्लिक्ट हो। जैसे कस्टमर नाम का 2 कंट्रोलर है, कस्टमर नाम का 2 कंट्रोलर, एक कस्टमर जो एक्सेस होता है लेट्स से स्टोर फ्रंट से बाहर से एक कस्टमर कंट्रोलर एक्सेस होता है, और एक एडमिन पैनल से भी एक कस्टमर कंट्रोलर एक्सेस होता है। लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। यानी तुमको एडमिन पैनल में जो कस्टमर का व्यू दिखेगा वो अलग है, और तुमको स्टोर फ्रंट में जो कस्टमर का व्यू दिखेगा वो अलग है। तो लॉजिक भी अलग है उसका, सब कुछ क्या बोलते हैं, कोड वगैरह सब कुछ अलग है। तो वो केस में हम लोग क्या करते हैं, 2 एरिया बना लेते हैं, 2 एरिया बनाते हैं, और दोनों में हम लोग सेम नाम का कंट्रोलर ले सकते हैं। तो एरिया बेसिकली बनता कैसे है? तो यहाँ पे आना है, तुमको राइट क्लिक करना है, ऐड में जाना है, ऐड न्यू आइटम का है, न्यू आइटम, न्यू फाइल कर दिया क्या मैं? इधर इसके फोल्ड आइटम दिख रहा है क्या ऊपर कहीं? हाँ, ये न्यू स्केफोल्ड आइटम, न्यू स्केफोल्ड आइटम ये पहले ना अंदर आता था। मतलब न्यू आइटम लेने के बाद यहाँ पे आता था स्केफोल्ड आइटम, और फिर सेलेक्ट करते थे। अब ये थोड़ा सा अपडेट आया तो चेंज हुआ है। तो न्यू आइटम, न्यू स्केफोल्ड आइटम लिया, यहाँ पे MVC, यहाँ पे आगे सेलेक्ट करना है एरिया।
एरिया सेलेक्ट करके एरिया का एक नेम देना है। यहाँ पे आके लेट से मैंने नेम दे दिया ये एरिया इंटरनल, मतलब दो सेक्शन में डिवाइड करवा, एक इंटरनल कंट्रोलर से और एक एक्सटर्नल कंट्रोलर से। तो इंटरनल नाम का एक एरिया बना लिया मैं, तो ये इंटरनल नाम का फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा और इंटरनल नाम के फोल्डर के अंदर उसके खुद के कंट्रोलर एक्शन और व्यूज ऐड हो जाएंगे। ये देखो, तो ये एरियाज करके फोल्डर बना, इसमें इंटरनल नाम का फोल्डर है, इसमें इंटरनल के कंट्रोलर और व्यूज यहाँ पे ऐड हो गए। और ये जो है ये एरिया रजिस्ट्रेशन की एक फाइल ऑटोमेटिक बन के आती है, जिससे समझ में आएगा कि ये कंट्रोलर को एक्सेस करने का पाथ क्या रहेगा। तो इसके आगे एरिया का नाम लिख देना है, एरिया का नाम लिखने के बाद कंट्रोलर एक्शन आईडी आएगा। तो दो चेंज यहाँ पे हो जाता है, एक तो राउट में चेंज हो जाता है और एक स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर कंट्रोलर यहाँ भी क्रिएट किया, ये कंट्रोल इधर पे भी एक कस्टमर है और एक और एरिया बना देता हूँ मैं। देखो एक बार तुम एरिया अनेबल कर दोगे ना, तो एरिया ऐड करने का डायरेक्ट तुमको ऑप्शन आ जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तुमको वो स्केपफोल्ड आइटम से लेके ही करना पड़ेगा। तो वन टाइम रहता है तो भूल जाता है बंदा कि कहाँ पे है। तो कभी स्केपफोल्ड कोई विजुअल स्टूडियो में स्केपफोल्ड आइटम अंदर जाके आता है न्यू आइटम पे जाके, और कोई विजुअल अभी मेरा अपडेट हो गया तो ये बाहर दिखाने लगा। इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। तो ये दो एरिया देखो क्रिएट हो गया यहाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के अंदर भी यहाँ पे इसके कंट्रोलर है, तो मैं यहाँ पे आके भी कस्टमर कंट्रोलर बना सकता हूँ। तो मैं बना के भी देख लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे भी आया मैं MVC5 MT कंट्रोलर, और ये जो तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना मेरा डेवऑप्स और वो सब मेरे विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल है, इसके लिए दिख रहा है, तुमको वो नहीं दिखेगा यूजुअली। कस्टमर कंट्रोलर लिया यहाँ पे, ये हो गया। सेम कस्टमर कंट्रोलर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ इंटरनल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ले लिया। तो ये दोनों जगह पे अगर तुम देखोगे तो कस्टमर कंट्रोलर है बिना कोई एम्बिगिटी के। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला कस्टमर कॉल हो रहा है कि ये वाला कस्टमर कॉल हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये मालूम पड़ेगा अपने को राउट से। तो अगर राउट में क्या बोला है इसने, एक्सटर्नल लिख के कस्टमर लिखूंगा तो एक्सटर्नल वाला, इंटरनल लिख के कस्टमर लिखूंगा तो इंटरनल वाला। यही इतना इम्पैक्ट एरिया का पड़ता है। यूजुअली एरियाज नहीं क्रिएट होते हैं, लेकिन बहुत इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन है, कोई ERP है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, एरिया क्रिएट करते हैं। एरिया जो है वो डिप्रिकेटेड कंसेप्ट में आता है। डिप्रिकेटेड कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया, अब एरिया को यूज़ नहीं करते क्योंकि अब आ गया है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जितना तुम एरिया बना रहे हो ना उतनी अलग अलग MVC की एप्लीकेशन बना रहे हो, और भी उसको तोड़ना है ना, तो जितने कंट्रोलर है उतनी प्रोजेक्ट्स, उतने API, समझे क्या? तो अभी माइक्रो सर्विस में तो और तोड़ दिए। अभी अगर तुम रिसेंट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ोगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेसिकली होता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कभी ना कभी पूछा ही होगा। किसको पूछा क्या इंटरव्यू में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर? नहीं। तो माइक्रो सर्विस के अंदर तुम क्या करोगे, जितना तुम तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट नाम का एक एरिया ले लिया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट कंट्रोलर भी है, कैटलॉग कंट्रोलर भी है, फिर उसको लोग और कैसे तोड़ दिए, मतलब प्रोडक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट ले लो, उसके अंदर एक ही कंट्रोलर रहेगा प्रोडक्ट नाम का, और सब प्रोडक्ट का API एक जगह। अब अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट की एप्लीकेशन बंद हुई, तो खाली प्रोडक्ट ही बंद होगा ना, कैटलॉग चलेगा, कस्टमर चलेगा, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट जो है वो सेपरेट डिप्लॉय करते थे, और डिप्लॉय करने के लिए ज़्यादा सर्वर्स लगते थे इन लोगों को। तो ज़्यादा सर्वर की जगह इन लोग यूज़ करना चालू किए डॉकर एक मतलब एक सर्वर ही होता है, उसके अंदर हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। तो लोग तो वो ये क्या कर दिए, कंसेप्ट पूरा बदल गया। तो इसके लिए ये एरिया कंसेप्ट जो है, एरिया का जो पूरा कंसेप्ट है वो डिप्रिकेटेड कंसेप्ट के अंदर आ गया।
तो एरिया जो है वो बहुत बड़ी इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन जो पुरानी है उसमें तुमको एरिया मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये पूरी मतलब ये पूरा उसका सीन है एरिया का। डॉकर और सर्वर से कुबरनेट्स जो है तुम्हारा सर्वर है, जो IIS जैसे तुम्हारा IIS यूज़ होता है वैसे तुम्हारा कुबरनेट्स एक सर्वर है, वो यूज़ होता है तुम्हारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। और डॉकर जो है वो सर्वर के अंदर छोटा कंटेनर है, मतलब एक सर्वर तुम बना लिए हो लेकिन तुमको 5 अलग अलग वो एक सर्वर को ऐसे 5 अलग अलग सर्वर यूज़ करना है छोटे छोटे, तो तुम उसमें छोटे छोटे डॉकर्स क्रिएट करते हो। तो डॉकर जो है वो कंटेनर है जो एप्लीकेशन को मतलब एक वर्चुअल सर्वर अंदर बना के दे देता है। उसके अंदर तुम हर माइक्रो सर्विस का छोटा छोटा पार्ट डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे तुम्हारा एक ई-कॉमर्स है, उसमें तुम्हारा एक कंट्रोलर प्रोडक्ट, एक कंट्रोलर है कैटलॉग, एक कंट्रोलर है तुम्हारा कस्टमर और एक कंट्रोलर है लेट से तुम्हारा एडमिन। इतने कंट्रोलर्स है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंट्रोलर तुम क्या करोगे, ये 5 MVC की एप्लीकेशन बनाओगे। एक्चुअली वो MVC नहीं रहता, वेब API रहता है, मतलब 5 वेब API बनाओगे। फिर तुम एक पेज बनाओगे रिएक्ट में, एंगुलर में, jQuery में, चाहे जहाँ कोई भी UI टेक्नोलॉजी यूज़ करो। फिर जहाँ जो तुमको डेटा लगेगा वो वाला API कॉल करते जाओगे। और ये 5 को तुम क्या करोगे, अलग अलग सर्वर पे अलग अलग छोटे छोटे सर्वर मतलब डॉकर्स में डाल के डिप्लॉय कर दोगे, जिसको तुम टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो। अब तुम्हारा कोई रीज़न से तुम्हारा प्रोडक्ट चलना बंद हो गया तो एक API बंद हुआ ना, पूरा प्रोजेक्ट नहीं बंद हुआ, बाकी सब चलते रहता है। तो ये आर्किटेक्चर को एक्चुअली में माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोलते हैं हम लोग। लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, 2 एंटिटीज़ के बीच में सेशन बनाने का काम। सेशन कैसे बनेगा, अभी एक एप्लीकेशन रहती है तो सेशन बनाया तो एक डेटा दूसरी जगह मिल जाता है, तो उसमें सबसे टीडियस काम सेशन का ही रहता है। तो सेशन बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बसेस, BUSES, वो वाली बस नहीं, बसेस मतलब वो नेटवर्क के जाल को बोलते हैं बस, नेटवर्क बस, एक वायर जो लाइन होती है ना उसको बस बोलते हैं। तो उसके लिए यूज़ होता है बसेस। तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं MSMQ। MSMQ मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्यूइंग सिस्टम, ऐसा कुछ तो है, मतलब क्यू बनाते हैं उसके अंदर कि एक रिक्वेस्ट उसका क्यू, उसका डेटा। तो एक जगह पे बसेस का एक वो होता है, क्यू होता है, वहाँ से रिक्वेस्ट जो होती है वो राउट होती है। तो ये पूरे आर्किटेक्चर की जो मैं बात बता रहा हूँ ये माइक्रो सर्विस के अंदर आता है। तो ये माइक्रो सर्विस की वजह से एरिया जो है वो उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई ना एरिया की। एरिया का मतलब क्या था, तुम एक प्रोजेक्ट में डिवाइड करोगे, बोले हमको प्रोजेक्ट ही नहीं एक रखना है, तो क्या करोगे, एरिया क्रिएट करो। तो इसके लिए ये कंसेप्ट डेप्रिकेटेड कंसेप्ट के अंदर आता है एरिया का। लेकिन ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है, मैं तुमको पहले बोला तुमको ओल्ड प्रोजेक्ट्स में आज भी दिखेगा एरिया, लेकिन नए प्रोजेक्ट में तुमको जो जहाँ पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ होता है वहाँ पे तुमको एरिया सवाल ही नहीं उठता दिखेगा, कंसेप्ट ही नहीं रहेगा उसका वहाँ पे, क्योंकि वो तो पूरा तोड़ देगा, ये तो पूरा अपोजिट कर देगा। ये क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुमको एक ही में रखना है तो एरिया बनाओ। और माइक्रो सर्विस क्या बोलता है, छोटा भी प्रोजेक्ट है तो एक एक कंट्रोलर को भी सेपरेट सेपरेट प्रोजेक्ट बनाओ। तो एरिया का तो कंसेप्ट ही नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो ये बेसिकली एरिया का कंसेप्ट है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एरिया तो मैं तुम लोग को पढ़ाया भी था कि लाइक इसमें इतना ही पार्ट है। अगर वो तुम लोग को शायद रिकॉर्डिंग शेयर किया था ये बैच की, हाँ किया था। मैं तुम लोग को बोला भी कि ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग का लेक्चर नहीं लूँगा। क्या हाँ डाला था मैं, लिंक भी शायद डाला था, याद नहीं मेरे को। लेकिन मैं बोला भी था कि ये मत सोचना कि सर रिकॉर्डिंग भेज दिया तो लेक्चर नहीं लेंगे। मैं बोला था मैं लेक्चर लूँगा, थोड़ा डिले करके लूँगा, क्योंकि मेरे को जाना था वो टाइम पे बाहर, नहीं तो मैं ट्राई करता कि ले लेता लेक्चर तुम लोग का पहले, क्योंकि ऐसा चल रहा था ना कि जाना है, दौड़ भाग, ये कर वो कर, वीज़ा वीज़ा वो सब में बहुत अलग कहानी चल रही थी वो टाइम पर। इसके लिए डिले हुआ। फिर रमज़ान आ गया और रमज़ान पूरा मेरा वहाँ पे गया, तो उधर से एक दिन पहले आया हूँ मैं। और आने के बाद जब इधर आया तो मैं सोचा कि वो सैटरडे संडे लेक्चर लूँगा। तो जो मेरा भतीजा है उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मतलब उसका तो वो सैटरडे संडे उसी में पूरा चला गया। शायद कब सैटरडे को ही शायद हुआ था ना, थर्सडे को हुआ था। तो वो सब उसमें भाग दौड़ ये वो, तो थोड़ा मसला हो गया था। तो मैं फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो फिर मैं लिया ही नहीं लेक्चर। फिर एक दिन बचा था वाला संडे का, आज घूमने चले जाता हूँ चुपचाप ईद के बाद, तो वो डिले हो गया और आगे निकल गया। ऐसे है अभी मतलब काफ़ी रिकवर हो गया है। वो सोसाइटी के अंदर ही उसके ऊपर से मतलब एक बंदा कार चढ़ा दिया था, 2 साल का है वो, छोटा सा, पूरा कार उसको यहाँ से चढ़ के यहाँ तक आ गई इधर। हाँ 2 साल का बच्चा है भाई, हाँ क्रेटा,
तो वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया था। और फिर वो लोग भी थोड़ा मैटर कर रहे थे, ये नहीं वो बहुत झगड़े वगड़े भी किए उन लोग से, बहुत बहस भी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन खैर वो क्या पहले तो गलती नहीं माना तो भाग गया था, समझे। इसको मन कर देता हूँ तो पूरा गांव सुनेगा।